अध्याय 1 धिक्कार है। एक दयनीय पुनर्जन्म। चेन रुई, कई ओटाकू में से एक, 24 साल का था। कॉलेज से स्नातक होने के बाद वह बेरोजगार था। ऑनलाइन स्टोर खोलने के लिए उसने बहुत कष्ट सहे थे। वह मुश्किल से गुजारा कर पाता था। फिलहाल वह अभी भी एक ऐसा आदमी था जिसके पास न तो जमीन जायदाद थी, न कार और न ही कोई गर्लफ्रेंड। एक दिन रास्ते में उसे एक वेबकैम वाला मोबाइल फ़ोन मिला। इस फ़ोन का कोई ब्रांड नहीं था और यह साफ तौर पर नकली था। आखिरकार यह एक अप्रत्याशित उपलब्धि थी। वेबकैम वाला फ़ोन हमेशा लोगों को कुछ कल्पनाशील बनाता है। चेन रुई ने तुरंत पावर बटन दबाया और स्क्रीन चमक उठी। बीच में एक चौकोर बॉक्स दिखाई दिया जिसमें शब्दों की एक पंक्ति चमक रही थी, क्या आप वाकई यह करना चाहते हैं? उसने पुष्टिकरण बटन दबाया और शब्द पुनः प्रकट हुए, क्या आप सचमुच निश्चित हैं? कौन सा बोरिंग आदमी ऐसा बूटिंग सीन सेट करता है? चेन रुई ने बिना ज़्यादा सोचे समझे कन्फर्मेशन बटन फिर से दबाया और स्क्रीन के बीच में जीत के लिए बधाई, सुपर सिस्टम में आपका स्वागत है, लिखा दिखाई दिया और फिर फ़ोन में धमाका हो गया। चेन रुई बेहोश होने से पहले धिक्कार है भी नहीं कह पाया। डॉट 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 डॉट। कुछ देर बाद चेन रुई ने उलझन में आंखें खोलीं तो उसे भयंकर सिरदर्द महसूस हुआ। उसे धुंधला सा याद था कि उसके हाथ में रखे फ़ोन में विस्फोट हो गया था जिससे वह बेहोश हो गया था। उसके दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थीं, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, उसने अपने बगल से किसी को ये कहते सुना, तुम जाग गए। उसकी आंखों के सामने एक आदमी था जिसका चेहरा पतला था, त्वचा काली थी, चेहरे की सुंदर आकृतियां, गहरे चांदी जैसे बाल, नुकीले कान, नीली आंखें और संदेह से भरा चेहरा। ऐसे अनोखे चेहरे को देखकर चेन रुई शांत लग रहा था। उसने इंटरनेट पर कई एनीमे प्रेमियों को अपने पसंदीदा कार्टून या एनीमे किरदारों की भूमिका निभाते देखा था और शायद इसे कॉस्प्ले कहते हैं। फिर उसने कहा, क्या तुमने मुझे बचाया? शुक्रिया। अब किसी को बचा पाना आसान नहीं था। तुम्हें बचा लिया। चेन रुई की प्रतिक्रिया देखकर एनीमे प्रेमी और भी हैरान हो गया और खुद से फुसफुसाया, क्या खुराक में कोई समस्या थी? या मैंने गलत औषधि का इस्तेमाल कर लिया? इन सवालों और जवाबों के बीच चेन रुई को एहसास हुआ कि उसकी और उस आदमी की भाषा अजीब थी। उसने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन किसी वजह से वह इसका मतलब किसी आम बोलचाल की भाषा की तरह समझ पा रहा था। यार, तुम्हारा एल्फ लुक तो बिल्कुल असली लग रहा है, लेकिन त्वचा कुछ ज्यादा ही काली है। चेन रुई ने उलझन में सिर हिलाया। वह बैठने की कोशिश कर रहा था, तभी उसके पूरे शरीर में दर्द होने लगा। चारों ओर के बिल्कुल अनजान और अजीब माहौल को देखते हुए उसने पूछा, अरे ये जगह कहाँ है? तुम्हारी हिम्मत है मेरे डार्क एल्फ की त्वचा का मजाक उड़ाने की? साले इंसान। एनीमे के दीवाने ने बहुत गुस्से से प्रतिक्रिया दी और उसके हाथ जलने लगे। तभी चेन रुई ने बिजली की एक चमक देखी और वह तुरंत कुछ मीटर पीछे हट गया। उसका लकवाग्रस्त शरीर अनायास ही ऐंठ रहा था और हवा में जलने की गंध फैल गई थी। स्ली, अब बाहर आओ। इस तथ्य के बावजूद कि उसने पहले ही चेन रुई को दंडित कर दिया था, एनीमे उत्साही की तीखी आवाज़ अभी भी गुस्से से भरी थी। एक छोटी काली परछाई बेचैनी से दौड़ती हुई अंदर आई। वह एक अजीब प्राणी था जिसकी त्वचा लाल थी, कद छोटा था, रूप बदसूरत था और उसके चौड़े मुंह में नुकीले दांतों की दो पंक्तियां दिखाई दे रही थीं। आदरणीय मास्टर एल्डास, आपका विनम्र सेवक स्ली आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहा है। आप पूरे दानव साम्राज्य के सबसे दुष्ट और महान औषधि निर्माता हैं। आवाज़ चापलूसी से भरी थी, फिर भी एल्डास का मूड इतना खराब था कि वह उन उबाऊ चापलूसों को बर्दाश्त नहीं कर सका। अपना बनावटी नाटक बंद करो। तुम आलसी शैतान तो बस एक नौकर हो। क्या तुमने उसे अभी अभी गलत दवा खिला दी? स्ली चौंक गई और जल्दी से बोली, बिल्कुल नहीं। मैंने अभी अभी मास्टर के आदेशानुसार नंबर 3 पोशन में सत्य पोशन का उपयोग करके ऐसा किया है। सत्य का पोशन? तो फिर उसने अभी अभी मुझसे जो व्यंग्यात्मक शब्द कहे, क्या वे सच थे? एल्डास के डरावने लहजे से स्ली को पसीना आ गया। जाओ और उस आदमी का एक बोतल खून निकाल दो और उसे नंबर 6 फाड़ने वाला पोशन पिला दो। स्ली ने परेशान होने की हिम्मत नहीं की और तुरंत बोतल उठाने के लिए मेज पर चली गई। अगर अभी बिजली न चमक रही होती तो चेन रुई सोचता कि ये कोई एनीमे सोदालिटी या कोई फिल्मांकन दृश्य है। शैतान को कदम दर कदम अपनी ओर आते देख उसका दिल डर से भर गया। वह संघर्ष करना चाहता था, लेकिन उसका लकवाग्रस्त शरीर दिमाग के आदेश का पालन ही नहीं कर पा रहा था। स्ली चेन रुई के पास गया। ब्लेड इस्तेमाल करने की बजाय उसने अपने तीखे नाखून निकाले और चेन रुई की बांह पर वार किया। गरम खून तुरंत निकल आया। स्ली की छोटी छोटी आंखें चमक उठीं। उसने मुंह चटकाया, फिर खाली शीशी में खून भरते हुए घाव को दबाया। बोतल का आकार छोटा नहीं था। जब बोतल धीरे धीरे खून से भर गई तो चेन रुई को ठंड लग गई और चक्कर आने लगा। जब बोतल पूरी तरह भर गई तो शैतान ने घाव को पोंछकर उसे ठीक किया। फिर उसने अपने पंजे मुंह में डालकर चूसा। उसके चेहरे पर लालच का भाव ऐसा लग रहा था मानो उसने कोई स्वर्गीय भोजन का स्वाद चख लिया हो। इससे चेन रुई को सचमुच ठंड लग गई।
फिर भी इस अतिशयोक्तिपूर्ण हरकत ने तुरंत एल्दास को असंतुष्ट कर दिया। स्ली सिहर उठी और बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत नंबर 6 की औषधि चेनरुई के मुंह में डाल दी। शुरुआत में इस सीरम का स्वाद हल्का मीठा संतरे जैसा था, लेकिन इसका डरावना असर बिल्कुल उल्टा था। थोड़ी देर बाद चेनरुई का पूरा शरीर दर्द करने लगा और उसकी त्वचा का एक एक इंच फटता हुआ सा लगने लगा। उसे पहली बार ऐसा दर्द हुआ था। वह चीखे बिना नहीं रह सका। चेनरुई के दर्द भरे चेहरे पर एल्दास की नफरत साफ झलक रही थी। उसने संतोष से सिर हिलाया, लगता है कि फाड़ने वाली औषधि बहुत असरदार है। मुझे नहीं पता कि इंसानी शरीर सत्य औषधि के प्रति प्रतिरोधी है या औषधि में ही कोई समस्या है। एल्दास जानता था कि इस फाड़ने वाले सीरम का सबसे तेज असर अभी बाकी था। वह चेनरुई की चीखों से थक चुका था, इसलिए उसने आदेश दिया, स्ली, इसे कालकोठरी में ले जाओ और इसकी रखवाली करो। इसे एक रात भूखा रखो। अगर यह मेरे प्रयोगों में किसी दिन मर जाता है तो मुझे इसका शरीर तुम्हें भोजन के रूप में देने में कोई आपत्ति नहीं है। स्ली बहुत खुश हुई और उसने चापलूसी भरे शब्दों की एक श्रृंखला बोली। तभी एल्दास ने डरावने लहजे में जवाब दिया, हालांकि अगर मुझे पता चला कि आप फिर से स्वाद लेने का इरादा रखते हैं तो आप अगले प्रयोग का विषय होंगे। स्ली ने प्रयोगशाला में जो समय बिताया वह कम नहीं था। अतीत में प्रायोगिक विषयों की भयावहता के बारे में सोचकर ही वह कांप उठा। उसने तुरंत सिर हिलाया और फिर चेनरुई को घसीटकर घर से बाहर ले गया। उस शैतान की ताकत कम नहीं थी। उसने चेनरुई को घसीटते हुए एक अंधेरे, नम तहखाने में ले जाकर फेंक दिया। जल्दी मर जा, साले इंसान। मास्टर स्ली ने पहले कभी इंसान का स्वाद नहीं चखा। कुछ मिनट पहले एल्दास के सामने अपने तुच्छ और विनम्र रवैये के विपरीत उस शैतान ने घमंड से चेनरुई को कई बार लात मारी। उसने धीरे धीरे अपनी उंगलियों से खून चाटा और उसकी छोटी छोटी आंखों में लालच झलक रहा था। फिर भी एल्दास के आदेश के विरुद्ध जाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई, इसलिए उसने जेल का दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद वह कदम दर कदम उछलता हुआ चला गया। जैसे ही चेनरुई करवट लेने की कोशिश कर रहा था, उसके बदन का दर्द अचानक 10 गुना बढ़ गया। वह खुद को रोक नहीं पाया और फिर से चीख पड़ा। तभी अचानक उसके दिमाग में एक रहस्यमयी आवाज़ गूंजी, अज्ञात जहरीला पदार्थ मिला है। क्या तुम सुपर सिस्टम को अवशोषित करके बूट करना चाहते हो? चेनरुई को बहुत दर्द हो रहा था, पर उसने बस जवाब दे दिया। फिर उसके दिल में अचानक एक ताजगी भरी अनुभूति हुई जो तुरंत पूरे शरीर में फैल गई। दर्द वाकई काफ़ी कम हो गया था। ऊर्जा आपूर्ति अपर्याप्त है। सिस्टम बूटिंग प्रक्रिया 0.5% पूर्ण होने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। उसके मस्तिष्क में एक डिंग अधिसूचना ध्वनि फिर से गूंजी और फिर बिना किसी निशान के गायब हो गई। रुको, सिस्टम, ये क्या है? जब चेनरुई को होश आया तो वह आवाज़ फिर कभी नहीं आई। क्या यह एक भ्रम था? चेनरुई के पास गहराई से सोचने का समय नहीं था, क्योंकि वह अपने दिमाग में जमा हुई ढेर सारी जानकारी से स्तब्ध था। जब वह पहली बार उठा तो उसे महसूस हुआ कि उसके दिमाग में बहुत सी यादें हैं जो पहले नहीं थीं। कष्टों से गुजरने के बाद ये स्मृतियां अपने आप ही पच गईं और अवशोषित हो गईं। पता चला कि वह प्रारंभिक चेनरुई नहीं था, बल्कि आथ नाम का एक युवा लड़का था। ये स्थान पृथ्वी नहीं बल्कि एक अन्य दुनिया थी। ये वाकई दिल को छू लेने वाला है। एक ओटाकू होने के नाते जिसे ऑनलाइन उपन्यास देखना पसंद है, चेनरुई ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। चेनरुई के माता पिता की मृत्यु उसके बचपन में ही हो गई थी और उसके इकलौते सबसे करीबी दादा का भी पिछले साल निधन हो गया, इसलिए ज्यादा चिंता की कोई बात नहीं थी। समस्या ये थी कि उसने पुनर्जन्म की कई कहानियां सुनी थीं, लेकिन उनमें से कोई भी उसके अनुभव जितनी दुखद नहीं थी। चेनरुई को आथ की अधूरी यादों से पता चला कि यह जगह एक जादुई दुनिया थी। आथ कुलीन वर्ग का वंशज लग रहा था। 20 साल की उम्र में उसके दिन शांतिपूर्ण थे, लेकिन 2 दिन पहले जब वह खेलने के लिए बाहर गया तो उसे रहस्यमय तरीके से राक्षसों से भरी इस जगह पर स्थानांतरित कर दिया गया, बंदी बनाकर एल्दास की प्रयोगशाला में भेज दिया गया और एक प्रयोग के विषय के रूप में एक दुखद जीवन शुरू हुआ। आथ जिस मानव लोक में रहता था उसमें मानव, कल्पित बौने बौने और अन्य जातियां रहती थीं। ये स्थान संभवतः एक पौराणिक दानव लोक था जो मनुष्यों के प्रति शत्रुतापूर्ण था। दानव एक असाधारण शक्ति वाली जाति थी। प्राचीन युद्ध में मानव गठबंधन सेनाओं से हारने के बाद उन्हें एक भयानक वातावरण वाले रसातल में निर्वासित कर दिया गया था। रसातल के प्रवेश द्वार को भी एक शक्तिशाली शक्ति ने बंद कर दिया था। इसके बावजूद राक्षसों ने धरती पर लौटने का इरादा कभी नहीं छोड़ा। प्रवेश द्वार पर लगी मुहर हर 500 साल में कमजोर हो जाती थी, जो दोनों पक्षों के बीच युद्ध की शुरुआत का संकेत था। फिर भी राक्षस दुखी थे क्योंकि उन्हें इतिहास में कभी कोई अंतिम विजय नहीं मिली थी। 300 साल पहले हुए हालिया युद्ध के दौरान सबसे शक्तिशाली दानव मिडनाइट सन लूसीफर की कमान में दानव गठबंधन सेनाओं ने भारी जनहानि की, लेकिन हमेशा की तरह अंतिम विजय फिर भी प्रकाश और न्याय की ही हुई। मिडनाइट सन लूसीफर एक सर्वशक्तिमान मानव द्वारा मारा गया और पराजित दानव सेना को दानव लोक में वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा।
आथा को राक्षसों के बारे में बस इतना ही पता था। दरअसल इंसानों की दुनिया में ऐसे ताकतवर लोगों की कमी नहीं है जो तलवार से नदी तोड़ सकते हैं या मुट्ठी से पहाड़ तोड़ सकते हैं। फिर भी आथा एक बेकार इंसान था। उसे आभा और जादू के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसकी खासियत बस जिंदगी का आनंद लेना था। अगर आथा की आत्मा अभी भी वहां होती तो चेन रूई जरूर उस लड़के का गला घोंटकर चिल्लाता, तुम्हें इतनी महान खासियत कैसे मिली। वास्तविकता ये थी कि यह आदमी एल्दास की औषधि की पीड़ा से पूरी तरह मुक्त हो गया था और फिर दुखद उत्तराधिकारी चेन रूई को सब कुछ का सामना करना पड़ा। राक्षसों से भरी इस दुनिया में एक कमजोर, शक्तिहीन इंसान का क्या होगा? क्या वह एक प्रयोग का विषय बनेगा या किसी का भोजन बनेगा? चेन रूई जितना ज्यादा इस बारे में सोचता गया उतना ही ज्यादा डरता गया। उसे उस समय कन्फर्म बटन दबाने की अपनी लापरवाही पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसने मन ही मन उस कमबख्त फोन को 1000 बार डांटा था, लेकिन अब पछताने का कोई मतलब नहीं था। अपने पिछले जन्म में वह एक ओटाकू था जो सिर्फ उपन्यास पढ़ने, गेम खेलने और ऑनलाइन फोरम ब्राउज करने में ही माहिर था। उसने कभी मार्शल आर्ट या लड़ाई झगड़ों में हिस्सा नहीं लिया था। अगर उसे लड़ाई झगड़े के बारे में थोड़ा बहुत भी पता होता तो इस जादुई दुनिया में वह सब बेकार था। वह कैसे जिंदा रह पाता? बहुत सोचने के बाद भी चेन रूई को कुछ समझ नहीं आया। शारीरिक और मानसिक रूप से थकावट के कारण वह अंततः गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह चेन रूई को स्ली प्रयोगशाला ले गया। कल उसके पास विस्तार से देखने का समय नहीं था, लेकिन प्रयोगशाला में जगह वाकई काफी बड़ी थी। मेज पर तरह तरह के नमूने और अनोखे उपकरण भरे हुए थे। एल्दास के सामने चेन रूई के प्रति स्ली का पहले जैसा दबंग रवैया तुरंत ही सम्मानजनक हो गया। एल्दास ने हाथ हिलाकर स्ली की अंतहीन तारीफों को रोक दिया। फिर उसने चेन रूई से पूछा, तुम्हें भूख लगी है ना? चेन रूई वास्तव में चाहता था कि वह इस पतले चेहरे को बुरी तरह से हरा सके, लेकिन उसने फिर भी चुपचाप सिर हिला दिया। बहुत बढ़िया, इसे आजमाओ। एल्दास ने एक शैतानी मुस्कान दी और हरे चिपचिपे तरल पदार्थ से भरी एक बोतल निकाली जो उबल रहा था और उसमें से सफ़ेद गैस निकल रही थी। चेन रूई उसे देखकर घबरा गया। उसे तुरंत अपने जवाब पर पछतावा हुआ और उसने हताश होकर अपना सिर हिलाया। सतर्क स्ली ने तुरंत चेन रूई का सिर खटखटाया और उसे मारना शुरू कर दिया। बस पहले उसे आधा पिलाओ। एल्दास के शब्दों ने स्ली को रोक दिया। किसी और के इलाके में उसे ये करना ही था। एक दिन मैं तुम लोगों को वो पानी पिलाऊंगा जिससे मैंने अपने पैर धोए थे। हताशा में चेन रूई को मतली सहनी पड़ी और बोतल में भरा घिनौना घोल पीना पड़ा। यह उसकी जीभ को छुए बिना ही लगभग उसके गले में उतर गया। इसे निगलने के कुछ ही देर बाद उसका पेट गर्म होने लगा और फूलने लगा, साथ ही तेज दर्द भी होने लगा। चेन रूई को अब एल्दास की डरावनी मुस्कान का कारण समझ आ गया। तभी उसके दिमाग में एक डिंग की आवाज़ गूंजी और रहस्यमयी आवाज़ फिर सुनाई दी, अज्ञात जहरीला पदार्थ मिला है। क्या आप सुपर सिस्टम को अवशोषित करके बूट करना चाहते हैं? हाँ। चेन रूई का पेट दर्द लगातार बढ़ता जा रहा था। वह ज्यादा परेशान नहीं हुआ और जोर से चिल्लाया। परिचित ताजगी भरा एहसास फिर से उभर आया और दर्द धीरे धीरे गायब हो गया। फूला हुआ पेट अपनी पुरानी स्थिति में लौट आया। ऊर्जा आपूर्ति अपर्याप्त है। सिस्टम बूटिंग प्रक्रिया 0.7% पूर्ण करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। चेन रूई ने राहत की सांस ली। इस बार उसने साफ सुना। असर तुरंत हुआ और वह उत्साहित हो गया। सुपर सिस्टम, नाम तो जाना पहचाना लग रहा है। एल्दास शायद रहस्यमयी आवाज नहीं सुन पाया। उसने आंखें चौड़ी करके हैरानी से चेन रूई की तरफ देखा, जो कुछ ही देर में सामान्य हो गया था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या मैंने फिर से फूली हुई घास का अनुपात समझने में गलती कर दी? एल्दास ने स्ली की ओर देखा जिसने चेन रूई पर अपने दांत दिखाए और आदेश दिया, स्ली, बाकी पी लो। स्ली का चेहरा अचानक काला पड़ गया और वह विनती करने लगा, मेरे आदरणीय स्वामी। अपनी बात पूरी करने से पहले ही एल्दास का हाथ तड़पने लगा, जो बिजली गिरने का संकेत था। स्ली ने स्थिति भांप ली और खुद को जबरदस्ती दवा पीने के लिए मजबूर कर दिया। कुछ ही मिनटों बाद शैतान ने अपना पेट पकड़ लिया और दर्द से जमीन पर लौटने लगा। उसका पेट धीरे धीरे किसी गर्भवती महिला की तरह फूल गया। स्ली की दुर्दशा देखकर चेन रूई का खून जम गया। इस प्रयोगशाला और भावहीन चेहरे वाले उस्ताद का खतरा बहुत ज्यादा था। उसे जल्दी से भाग जाना चाहिए। ये ठीक नहीं है। ये साफ तौर पर असरदार है। एल्दास स्ली की दयनीय हालत को देखकर उलझन में पड़ गया और उसे चेन रूई का अभी का रूप याद आ गया। उसे लगा कि कोई जादू हो गया है, इसलिए उसने झट से कहा, स्ली, जल्दी से हाँ चिल्लाओ। हाँ। स्ली ने पेट फूलने का दर्द सहन किया और चिल्लाई, लेकिन स्पष्टतः कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हाँ 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 हाँ, स्ली हताश होकर चिल्लाया। नतीजतन उसने ज़रूरत से ज़्यादा जोर लगा दिया और दर्द और भी बढ़ गया। बेवकूफ़, धीरे बोलो, अपने उच्चारण पर ध्यान दो। एल्दास ने स्ली को कोसा। हालांकि जब शैतान ने हाँ बार बार दोहराया जब तक कि वह और कुछ नहीं बोल सका, तब भी उसका असर कम नहीं हुआ।
हिलना मत, एल्दास चेन रूई पर चिल्लाया, जिसने अपने पैर हिलाए और कुछ मीटर उछलकर चेन रूई के सामने रुक गया। उसके हाथ में एक और औषधि की बोतल थी और उसने कहा, इसे अभी पी लो। चेन रूई के भागने की कोशिश का पता चल गया। उसने इस कमीने को कोसा, मैंने ब्लोटिंग पोशन का बचा हुआ आधा हिस्सा क्यों नहीं पी लिया। एल्दास के डरावने चेहरे को देखकर चेन रूई कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और उसे पी गया। इस बार असर अकड़न का था। जब उसके दिमाग में फिर से संकेत आया तो चेन रूई अपनी शारीरिक संवेदनाएं खो चुका था और मुंह से बोल नहीं पा रहा था। जब उसने मन ही मन सहमत सोचा तो चमत्कारी असर फिर हुआ और अकड़न गायब हो गई। संकेत ने बताया कि सिस्टम बूटिंग की प्रगति 1.2% तक पहुंच गई थी। प्रॉम्प्ट में एक और संदेश जोड़ा गया, लेस देन पदार्थ रूपांतरण ग्रेटर देन को लगातार 3 बार पूरा किया, लेस देन स्मार्ट स्वचालित अवशोषण ग्रेटर देन सक्षम करें। चेन रूई ने बिना किसी संदेह के अपने मन में पुष्टि की, ये जीवन रक्षक है। अगर मुझे कोई ऐसा घातक जहर मिल जाए जो तुरंत मार दे तो शायद मैं उससे पहले ही मर जाऊं। एल्दास ने खाली बोतल उठाई और उस पर लगे लेबल को देखा। पुष्टि हो गई कि वह नंबर 103 स्ट्रॉन्ग पेट्रीफाई पोशन थी। वह बहुत हैरान हुआ और बोला, अरे यार, ये कौन सा जादू कर दिया। अगर मुझे जादू टोना आता भी है तो क्या मुझे अब भी तुम्हारी औषधि पीने के लिए मजबूर किया जाएगा। चेन रूई मन ही मन असंतुष्ट था, लेकिन उसने मासूमियत से मुंह बनाया। फिर एल्दास उसे पकड़कर मेज पर ले गया और बोतलों और जार के ढेर से बाहर निकालकर उसे पीने के लिए मजबूर किया। चेन रूई घातक जहर औषधि और तीव्र हृदय खाने वाली औषधि लिखे लेबल देखकर डर गया। सौभाग्य से शक्तिशाली सुपर सिस्टम ने सब कुछ सोख लिया। चेन रूई के सुरक्षित और स्वस्थ रहते हुए एक एक करके बोतलें पीते देख एल्दास का गुस्सा और बढ़ गया। सुपर सिस्टम की बूटिंग प्रगति 18% तक पहुंच गई थी। चेन रूई को एहसास हुआ कि ज्यादा शक्तिशाली पोषण ज्यादा प्रगति देता है, लेकिन जब उसने वही पोषण दोबारा पिया तो प्रगति कम ही हुई। इस अनजान सिस्टम से उसकी उम्मीदें बढ़ती ही जा रही थीं। जब ये 100% पर बूट होगा तो क्या होगा। अचानक चेन रूई ने असहनीय भाव व्यक्त करते हुए कहा, मास्टर रुको। एल्दास की आंखें चमक उठीं और उसने अभी अभी पी गई खाली बोतल को देखा। उसने बोतल को सावधानी से उठाया, मानो आखिरी उम्मीद पकड़ ली हो, और पूरी उम्मीद से पूछा, क्या तुम्हें लकवा मार गया है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। सच में नहीं, चेन रूई ने माफी मांगते हुए कहा, मैंने कल रात कुछ नहीं खाया था और अभी अभी बहुत ज्यादा पानी पी लिया। मैं अब पेशाब नहीं रोक पा रहा हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि शौचालय कहाँ है। धमाका, बोतल अचानक टूट गई। एल्दास का सुंदर चेहरा विकृत हो गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, ज्यादा पानी। धिक्कार है इंसान, तुमने औषधि निर्माता के जीवन कार्य का अपमान करने की हिम्मत की। चेन रूई चौंक गया और तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। कल एल्दास की त्वचा के रंग के प्रति मेरे भेदभाव ने मुझे बिजली की सजा दी थी। क्या मैं आज भी उसके काम को नीची नज़र से देखकर वही गलती दोहरा रहा हूँ। ठीक है, मैं पेशाब रोक लूंगा। बिजली लगने के बाद असंयमित होने से तो ये बेहतर है। दुर्भाग्यवश सुपर सिस्टम बिजली को अवशोषित नहीं कर सकता। मानव शरीर क्या इस स्तर तक पहुंच ही गया है। मेरे शोध के नतीजे, मेरा नया जहर, क्या ये। एल्दास हाँफते हुए पागलों की तरह चिल्लाया, नहीं, मेरे पास अभी भी नुस्खे हैं। अब मैं तुम्हारी हर हड्डी को गला देने वाला सबसे मुश्किल सफ़ेद पोषण बनाऊंगा। इस क्षण ब्लोटिंग पोषण की आधी बोतल का असर धीरे धीरे कम हो गया। स्ली का पेट दर्द काफी कम हो गया था। वह थककर हाँफता हुआ जमीन पर लेट गया। ये शैतान कुछ समय से एल्दास की सेवा कर रहा था। जब उसने वाइट पोशन शब्द सुना तो वह घबरा गया और चिल्लाया, मास्टर एल्दास, ऐसा मत करो। बदकिस्मती से एल्दास अपनी होश में न होने के कारण किसी भी अनुनय विनय पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। अपने जीवन के कठिन परिश्रम को व्यर्थ होते देखने से ज्यादा दुख की बात और क्या हो सकती है। ये देखकर कि स्थिति और भी बदतर होने वाली है, चेन रूई चुपके से प्रयोगशाला के प्रवेश द्वार की ओर भागा। जब एल्ड्स ने बैंगनी तरल को बुदबुदाती हुई टेस्ट ट्यूब में डाला तो उसके हाथ कांप रहे थे। अचानक धमाका, और वह फट गया। मेज पर रखा कांच का सामान जोरदार टक्कर से चकनाचूर हो गया। तरह तरह के तरल पदार्थ और पाउडर बारिश की तरह इधर उधर बिखर गए। एल्दास 10 मीटर से भी ज्यादा दूर उड़कर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी जिंदगी और मौत अनिश्चित थी। जो शैतान पास था वह भी उड़कर दीवार से टकरा गया। सौभाग्य से चेन रूई प्रयोगशाला से बाहर निकल आया और उसकी जान बच गई। प्रयोगशाला मजबूत थी, उसमें कोई दरार नहीं थी। चेन रूई ने चुपके से उनकी भयावह स्थिति पर गौर किया और मन ही मन खुश हुआ। हालांकि वह पूरी तरह से बूटेड सुपर सिस्टम के असर का इंतजार कर रहा था, लेकिन एल्दास का पागलपन बहुत भयानक था। भगवान ही जाने यह आदमी आगे क्या भयानक कदम उठाएगा। अगर वह अभी नहीं गया तो कब जाएगा। चेन रूई ने जमीन पर पड़ा एक घिसा हुआ लबादा उठाया, अपना सिर ढका और बाहर निकल गया। एल्दास की प्रयोगशाला एक बड़े से हवेली में लगती थी।
प्रयोगशाला का खतरा शायद इतना ज्यादा था कि सड़क पर कोई नहीं था। पहले उसने इतनी सारी दवाइयां पी ली थीं कि अब वह पेशाब रोक नहीं पा रहा था। वह बगीचे में एक जगह आया और एक पौधे को पानी देने लगा। चेन रुई को थोड़ी राहत मिली और उसने अपनी पैंट की जिप खोली। जब वह पलटा तो दंग रह गया क्योंकि एक चेहरा उसे उत्सुकता से घूर रहा था। वह सफ़ेद पोशाक पहने एक लड़की थी। वह लगभग 12-13 साल की थी, गोरी त्वचा, सुंदर चेहरे की बनावट, घुंघराले, लंबे और सुनहरे बाल और दो खूबसूरत बैंगनी आंखें जो पलकें झपकाते हुए मानो बातें कर रही हों। हालांकि चेन रुई कोई लोलिकॉन नहीं था, फिर भी वह उस लड़की की खूबसूरती देखकर दंग रह गया। उसने इंटरनेट पर अनगिनत सितारों और सुंदरियों को देखा था, यहाँ तक कि वो फोटो एडिटेड सुंदरियां भी इस मासूम स्वभाव और चेहरे की विशेषताओं वाली लड़की का मुकाबला नहीं कर सकीं। लड़की अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपका रही थी, फिर उसकी नज़र धीरे धीरे उसके निचले शरीर पर गई और उसके चेहरे पर दया का भाव प्रकट हुआ। दुर्भाग्य से ये बहुत छोटा है। चेन रुई को लगभग लगा कि उसकी सुनने की शक्ति में कोई समस्या है। उसके दिल में शुद्ध लोली की आदर्श छवि टूटकर बिखर गई थी। उसे इससे बाहर आने में काफ़ी समय लगा और उसने बड़ी मुश्किल से कहा, अभी तो ठीक है, अभी तो बुरा भी नहीं है। यह उस आदमी के सबसे अहम अहंकार से जुड़ा था। उसे किसी भी हालत में नीचा नहीं देखा जा सकता था, खासकर उस जैसी खूबसूरत औरत के सामने। लड़की ने आह भरी और अपना सिर हिलाया, इससे भी बड़ी बहुत सी चीजें हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने और भी कुछ देखा हो? चेन रुई ने माना कि आथ का कुछ पहलू काफ़ी अच्छा था, कम से कम उसके पिछले जीवन से तो कहीं बेहतर। क्या दानव लोक के लोग राक्षस हैं? और एक अद्भुत सुंदरी ने इतनी सहजता से ऐसा क्यों कहा? चेन रुई ने हताश होकर कहा, शक्तिशाली लोगों के बीच हमेशा कोई न कोई शक्तिशाली होता है। इसने अपनी पूरी कोशिश की है। क्या कह रहे हो? लोली ने उसे अजीब नज़रों से देखा और चेन रुई के नीचे मिट्टी में दबे एक मूली जैसे पौधे की ओर इशारा किया। मैंने कहा था कि यह लाला आलू अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, इसलिए इसे निकालकर खाया नहीं जा सकता। लाला आलू। चेन रुई को तभी एहसास हुआ कि वह फूलों और जड़ी बूटियों से भरी एक छोटी सी टोकरी ले जा रही है। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। जिंदगी में पहली बार उसे इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन उसने उसकी आंखों में छिपी धूर्तता पर ध्यान नहीं दिया। मेरा नाम एलिस है। खूबसूरत लोली की मासूम मुस्कान देखकर चेन रुई शर्मिंदा हो गया। भाई, तुम्हारा क्या हाल है? मेरा नाम है चेन रुई। चेन रुई ने सोचा, चूंकि उसका पुनर्जन्म ऐसी जगह हुआ है तो बेहतर होगा कि वह आथा का नाम छोड़कर अपना नाम ही रख ले। सिस्टर एलिस, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि यहाँ से कैसे निकला जाए? बाहर निकलो, एलिस ने अपनी चमकदार प्यारी आंखों से घूरते हुए कहा। मास्टर एल्दास की प्रयोगशाला यहाँ बहुत पास है। क्या तुम वहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगी। नहीं, जाहिर है वो जगह नहीं। चेन रुई चौंक गई। मजाक कर रहे हो क्या? उस पागल जगह से निकलने में मुझे बहुत मेहनत लगी, अगर मैं वापस गई तो ज़रूर मैं मंदबुद्धि हो जाऊंगी। एलिस ने उत्सुकता से पूछा, क्यों नहीं? मैंने सुना है कि गुरु का प्रयोग बहुत दिलचस्प है और मैं अभी उसे देखने जा रही हूँ। ये बहुत दिलचस्प है। बात बस इतनी है कि उसने दूसरों को जहर पीने की आदत डाल दी। चेन रुई ने इस मासूम और प्यारी बच्ची को देखा। उसने दांत पीसते हुए दिल पर हाथ रखा और झूठ बोला, तुम्हें पता नहीं था। लैब में एक हादसा हो गया था। मैं गुरु का नया शिष्य हूँ। गुरु ने गलती से एक अजीबोगरीब औषधि पी ली और वह पागल हो गया। जिसे भी देखता उस पर हमला कर देता। यहाँ तक कि स्ली को भी उसने बेहोश कर दिया। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें ज़रूर चोट लगेगी। मुझे यहाँ से जाने की जल्दी है, लेकिन मुझे रास्ता याद नहीं आ रहा। क्या तुम मुझे यहाँ से ले जा सकती हो? एलिस ये जानकर घबरा गई कि एल्दास पागल हो गया है। वह बार बार सिर हिलाते हुए बोली, ये तो बहुत डरावना है। चूंकि तुम गुरु के शिष्य हो, इसलिए उनकी अनुमति के बिना यहाँ से जाना मुश्किल होगा। मालिक अभी जाग नहीं रहे होंगे, लेकिन मेरा काम बहुत ज़रूरी है। चेन रुई ने विनती करते हुए कहा। एलिस, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? एलिस ने होंठ निकाले, कुछ सोचा और आखिरकार सिर हिला दिया। ठीक है, लेकिन तुम्हें एक लबादा पहनना होगा और सिर झुकाकर चलना होगा। दूसरों को ये पता न चलने देना कि तुम नई प्रशिक्षु हो। बहुत बहुत शुक्रिया। चेन रुई को भी डर था कि उसकी इंसानी पहचान उजागर हो जाएगी। ये प्रस्ताव बिल्कुल सही था, इसलिए वह खुशी से फूला नहीं समा रहा था। कोई बात नहीं भाई। एलिस ने मीठी मुस्कान दी और उसके चेहरे पर दो प्यारे प्यारे छोटे छोटे गड्ढे दिखाई दिए। उसने चेन रुई का हाथ थाम लिया और बाहर चलने लगी। चेन रुई को लगा कि उस छोटी बच्ची का हाथ चिकना और चमकदार है और उसके दिल में एक गर्माहट सी दौड़ गई। किसने कहा कि दानव लोक में सिर्फ क्रूर राक्षस ही होते हैं? ये छोटी बच्ची दयालु है, मददगार है और फरिश्ते जैसी है। रास्ते में दोनों को अजीबोगरीब शक्ल सूरत वाले कई राक्षस मिले। वे ज्यादातर लंबे, खूंखार दिख रहे थे और उनके हाथों में हथियार थे। वे शायद जागीर के पहरेदार होंगे। छोटी लोली यहाँ अक्सर आती जाती लगती थी।
उन पहरेदारों ने न सिर्फ सवाल पूछने के लिए आगे नहीं आए, बल्कि उनके चेहरे पर सम्मान का भाव भी दिखाया। चेन रुई ने देखा कि उन्हें किसी ने नहीं रोका और उसकी चिंता कम हो गई। उसने एलिस की बात ध्यान में रखते हुए लबादे में अपना चेहरा छिपाकर और सिर झुकाकर चलते हुए इन पहरेदारों के अजीब भावों को अनदेखा कर दिया। ये मकान बहुत बड़ा था। काफी दूर चलने के बाद छोटी लोली रुकी और बोली, हम आ गए। चेन रुई बहुत खुश हुआ। सिर उठाते ही वह एकदम से डर गया। उसके लिए सबसे डरावनी जगह यही थी, एल्दास की पागलखाने की प्रयोगशाला। एलिस मुस्कुराई और उसकी आंखों के उभार दो खूबसूरत नए चांद जैसे लग रहे थे। क्या भाई यहाँ नहीं आना चाहता था? अब हम यहाँ हैं। तुम्हें मेरी मदद के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। मुस्कान पहले जैसी ही दिव्य और पवित्र थी, लेकिन चेन रुई को उसके दिव्य मुंह के किनारे छिपे हुए नुकीले दांत दिखाई दे रहे थे। उसकी पीठ पर एक छोटी सी पूंछ भी लहरा रही थी। जैसे ही वह वहां से खिसकना चाहता था, एलिस का गर्म नन्हा हाथ लोहे के घेरे जैसा था। उसका शरीर बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। क्या कोई है? मैं यहाँ हूँ। एलिस ने चेन रुई को आत्मीयता से खींचा और चिल्लाई। कौन है? बिना शिष्टाचार के घुस आया। स्ली लंगड़ाते हुए बुदबुदाया। एलिस को देखते ही वह फौरन घुटनों के बल बैठ गया। समझ नहीं आ रहा था कि उसे डर था या सदमा। एल्दास, जिसका चेहरा धूल और मिट्टी से सना हुआ था, शोर सुनकर बाहर आया। जब उसने चेन रुई को देखा तो उसने चेन रुई को भयावह नजरों से देखा। हालांकि वह चेन रुई की ओर नहीं भागा जैसा उसने सोचा था, बल्कि उसने एलिस को झुककर प्रणाम किया। गुरुजी, मैंने आपको बहुत दिनों से नहीं देखा। एलिस ने उसका हाथ छोड़ा और दुखी होकर बोली, आपका नया शिष्य रास्ता भटक गया था, इसलिए मैंने उसे घर का रास्ता ढूंढने में मदद की। बात बस इतनी है कि यह भाई ईमानदार नहीं है। इसने मुझसे झूठ बोला कि गुरुजी, आपने कोई ऐसी दवा पी ली है जो नहीं पीनी चाहिए। अगर आप मुझे देखेंगे तो मेरे कपड़े उतार देंगे। फिर खांसी। चेन रुई जोर से खांसने लगा और उसका चेहरा लगभग हरा हो गया। उसका बहुत मन कर रहा था कि कहीं कोई गड्ढा खोदकर छिप जाए। ये छोटी बच्ची बहुत ही काली और बहुत ही मजबूत थी। अब कहने को कुछ खास नहीं बचा था। मानो पहली बार इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए किसी ट्रांसजेंडर ने उसे धोखा दे दिया हो। वह अवाक था क्योंकि वह दूसरों जितना कुशल नहीं था। छोटी राजकुमारी, इस धूर्त इंसान पर विश्वास मत करो, एल्दास ने अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहा। फिर उसने दूसरे विषय पर बात आगे बढ़ाने की कोशिश करते हुए कहा, यह आदमी 3 दिन पहले दानव लोक में गिर गया था। मैं अपनी नई औषधियों को परखने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा था। शुरुआत में तो सब ठीक था, लेकिन आज हर औषधि इस पर बेअसर रही। जब मैं श्वेत औषधि बना रहा था तो एक दुर्घटना घटी और वह मौके का फायदा उठाकर भाग निकला। सौभाग्य से छोटी राजकुमारी ने उसे ढूंढ लिया। छोटी राजकुमारी। चेन रुई को आखिरकार इस काले दिल वाले लोली की असली पहचान पता चल गई। इस बार वह खुद ही जाल में फंस गया। हालांकि वह ये नहीं मान रहा था कि वह एल्दास की तरह धोखेबाज है। एलिस की तुलना में वह एक बढ़िया चीनी मिट्टी के बर्तन की तरह शुद्ध था। तुम्हारी सारी औषधियां बेअसर रहीं। एलिस की आंखें चमक उठी मानो उसने कुछ दिलचस्प देख लिया हो। मैं एक सिना के साथ काले वर्षावन गई थी और कुछ दिलचस्प चीजें लेकर आई हूँ। ये है आंतें तोड़ने वाली घास, ये है दिल सड़ाने वाला फूल। क्यों न हम इस इंसान को कोशिश करने दें। छोटी टोकरी में रखी चीजें असल में फल फूल नहीं, बल्कि ये एक दिलचस्प चीजें हैं। ये लड़की सचमुच एक छोटी शैतान है। इससे पहले कि चेन रुई कुछ कर पाता, स्ली ने उसे रस्सी से बांध दिया और वापस प्रयोगशाला में ले गया। 1 घंटे बाद एल्दास की भौहें और भी तन गईं। हालांकि काले वर्षावन की गहराई में जड़ी बूटियां और फूल ताकतवर थे, फिर भी चेन रुई के सामने वे बेअसर थे। सुपर सिस्टम की प्रगति अब 19.6% पर थी, लेकिन चेन रुई बिल्कुल खुश नहीं था। एक पागल उत्साही काफी डरावना था और एक और काले दिल वाले छोटे लोली को जोड़ने पर शक्ति उतनी सरल नहीं थी जितनी 1+1 बराबर 2 थी। कमजोर जहर का मजाक में इस्तेमाल करने की अपनी आदत के कारण एलिस को हमेशा से ही दवाइयों में रुचि रही थी। उसे एल्दास की अर्ध प्रशिक्षु माना जा सकता था। उसने अपना चेहरा सहलाया और सोचा, गुरुजी, आप हमेशा से ही विपरीत असर वाली औषधियों का इस्तेमाल करते रहे हैं, तो क्यों न कुछ ऐसा आजमाया जाए जिससे उनकी स्थिति बेहतर हो। एल्दास को लगा कि यह विचार व्यवहारिक है। उसने लोहे की अलमारी खोली, लाल औषधि की एक बोतल निकाली और कहा, चलो पहले इस शक्तिशाली शक्ति औषधि को आजमाते हैं। स्ली ने आदरपूर्वक औषधि ग्रहण की और चेन रुई को पिला दी। चेन रुई को अपने शरीर में ऐसी गर्मी महसूस हुई मानो उसे उत्तेजक इंजेक्शन लगा दिया गया हो। उसकी शक्ति में तेजी से वृद्धि हुई और उसके चारों ओर की रस्सियां अचानक टूट गईं। स्ली राजकुमारी को प्रभावित करना चाहता था, इसलिए उसने चेन रुई को वश में करने के लिए अपने नुकीले दांत दिखाए। चेन रुई में अत्यधिक शक्ति थी और उसके पास कोई निकास द्वार नहीं था, इसलिए वे आपस में भिड़ गए। शक्ति की औषधि के साथ भी स्ली को हराना मुश्किल था। हालांकि
स्ली ने राजकुमारी और स्वामी के सामने उसे मारने की हिम्मत नहीं की, और चेन रुई ने औषधि पीने के बाद बेतहाशा लड़ाई लड़ी, जिससे स्ली इतना दबा हुआ था कि वह जवाब नहीं दे सका। स्ली की मदद के लिए चीखें तेज होती जा रही थीं, फिर भी एल्दास और एलिस का मदद करने का कोई इरादा नहीं था। चेन रुई इस बदमाश शैतान से बहुत समय से नाराज था, इसलिए उसे पीटना ही ठीक समझा। हालांकि उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह एल्दास या एलिस पर हाथ उठाए। वे दोनों ही आतंकवादी थे जिन्हें वह भड़का नहीं सकता था। अजीब बात यह थी कि सुपर सिस्टम ने इस लाभकारी प्रभाव की ऊर्जा को अवशोषित नहीं किया, बस प्रगति थोड़ी बढ़ गई। ये वर्तमान में 19.7% थी। जब शैतान सूजे हुए चेहरे और हौंफते हुए जमीन पर लेट गया, तभी शक्तिशाली शक्ति औषधि का असर धीरे धीरे कम हुआ। एल्दास ने चेन रुई को ध्यान से देखा, जो अभी अभी शांत हुआ था, और एक बार फिर वह हैरान रह गया। शक्तिशाली औषधि शक्ति को बहुत बढ़ा सकती है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे तत्व भी हैं जिनके दुष्प्रभाव हैं। औषधि के प्रभाव के बाद वह अत्यंत दुर्बल अवस्था में होना चाहिए। उसे कुछ भी क्यों नहीं हो रहा है? एलिस ने आश्चर्य से पूछा, क्या यह संभव है कि गुरुजी, आपने बिना किसी दुष्प्रभाव के एक सच्ची शक्तिशाली शक्ति औषधि तैयार कर ली हो? एल्दास ने हिम्मत तो की, लेकिन फिर सिर हिलाकर आह भरी, ये नामुमकिन है, इस औषधि का नुस्खा तो बहुत पहले ही खो चुका है। और इसे बनाने की क्षमता तो सिर्फ महान गुरु के पास ही है। पूरे दानव लोक में तुम्हें इसकी एक भी बोतल नहीं मिलेगी। किनारे पर खड़े चेन रुई ने दुष्प्रभाव शब्द सुने और सोचा, क्या ये लेस देन स्मार्ट स्वचालित अवशोषण ग्रेटर देन का असर है? दुष्प्रभाव वाले पदार्थ को अवशोषित करना और केवल लाभकारी पदार्थ ही छोड़ना। हालांकि यह सिर्फ एक अनुमान है, लेकिन यह धारणा सच होने की संभावना है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं चाहे जितना भी खाना खा लूं, मर ही जाता, अगर सिस्टम सभी लाभकारी पदार्थों को भी अवशोषित कर लेता। एल्दास ने लगातार कई प्रकार के बफ पोषण का प्रयास किया, जिसके बाद वह अंततः एक अजीब निष्कर्ष पर पहुंचा। इस मानव के विरुद्ध विष प्रभावी था, लेकिन बफ पोषण उसके लिए लाभदायक था। चेन रुई जैसे व्यक्ति से पहले प्रसिद्ध विष विशेषज्ञ केवल एक आहार विशेषज्ञ थे जो दयालु और मददगार थे। जरूर कुछ तो होगा जो उसे रोक सके। एल्दास दहाड़ा। राजकुमारी के सामने वह अपनी मर्यादा नहीं खो सकता था और एक गतिरोध की ओर बढ़ने लगा। क्या कुछ ही 100 सालों में इंसान इतना भयानक हो गया है? ये तो बस एक कमजोर साधारण इंसान है। अगर ऐसा है तो राक्षसों का भविष्य क्या है? एक दर्शक के रूप में एलिस ने इसे और साफ देखा और अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं लगता कि सभी इंसान ऐसे ही होते हैं, लेकिन इस आदमी में जरूर कुछ गड़बड़ है। गुरुजी, क्या आप परीक्षण के लिए कोई जादुई यंत्र बनाना चाहते हैं? मैं वे यंत्र नहीं बना सकता। कीमिया विस्तृत और गहरी है, मैं तो सिर्फ उसकी औषधि विद्या में पारंगत हूँ। एल्दास पढ़ाई में काफी मेहनती था। उसे अचानक एक विचार सूझा और उसकी आंखों में खून की प्यास साफ दिखाई दी। मैंने पहले भी स्ली को उसका खून दिया था, लेकिन स्ली को रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं मिली। इस बार मैं शोध के लिए उसके शरीर का विच्छेदन करूंगा। चेन रुई की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। जिन चीजों को लेकर वह चिंतित था, आखिरकार वो हो ही गईं। मालिक, रुकिए, एलिस ने चेन रुई के मन की बात कही। इसे मत मारिए, ये लड़का बहुत दिलचस्प है, मुझे इसके साथ खेलने दीजिए। तभी चेन रुई को लगा कि देवदूत का प्रभामंडल फिर से एलिस के सिर पर आ गया है। अपनी किस्मत को खिलौना मानकर उसने झट से कहा, मुझे मत मारो। गुरु, मैं आपकी सारी औषधियां तब तक आजमाऊंगा जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाते। यह एक अच्छा विचार था। वह न सिर्फ अपनी जान बचा सकता था, बल्कि सुपर सिस्टम को 100% तक बढ़ा भी सकता था। शायद वह एक सुपरमैन बन जाता जो छोटे शैतान को मुक्का मार सकता था और डार्क एल्फ पर पैर रख सकता था। बेहतर होगा कि वह ये बात कुछ घंटे पहले कहे, क्योंकि अब एल्दास के कानों में ये शब्द बहुत व्यंग्यात्मक लग रहे थे और उसका काला चेहरा और भी उदास हो गया था। एलिस को चेन रुई के लिए अभी भी उत्साहित देखकर एल्दास ने धैर्यपूर्वक समझाया, छोटी राजकुमारी, अगर हम इस इंसान के रहस्य को सुलझा सकें तो राक्षसों की शक्ति में जबरदस्त उछाल आएगा। डार्क मून सिटी के लिए तो इसके अनगिनत लाभ हैं, कम से कम बड़ी राजकुमारी की स्थिति में तो काफी सुधार हो सकता है। जैसे ही एल्दास ने अपनी बहन का जिक्र किया, एलिस हिचकिचाई और आखिरकार जिद करना बंद कर दिया। एल्दास को मुस्कुराते हुए कदम दर कदम पास आते देख चेन रुई के रोंगटे खड़े हो गए। निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें एक बार में नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें चुन चुनकर चीरफाड़ करूंगा, एल्दास ने डरावने अंदाज में कहा। मैं और प्रयोग करने के लिए तुम्हारी जान बचाऊंगा। अरे नहीं, मैं सफ़ेद चूहा बनने से बेहतर मरना पसंद करूंगा। चेन रुई ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और चिल्लाया, धीरे करो, जब तक तुम मुझे नहीं छुओगे मैं सारे राज बता दूंगी। उसके शब्दों ने एल्दास को रोक दिया और उसकी नज़रें चेन रुई पर टिक गईं। बोलो। ये सब माउंट हुआगुओ नाम की जगह से शुरू हुआ। जब मैं बाहर खेल रहा था तो गलती से झरने में गिर गया। चेन रुई ने एक जानी पहचानी कहानी गढ़ने की कोशिश करते हुए सोचा। झरने के भीतर वाटर कर्टेन गुफा है।
इस गुफा में मुझे एक महान गुरु की विरासत मिली है और वह है सुन वुकोंग। इस दुनिया की ज्यादातर चीजें मूल पृथ्वी जैसी ही थीं, जैसे समय, इकाइयां, सामान्य संज्ञाएं वगैरह, इसलिए चेन रुई को ज्यादा चिंता नहीं थी और वह धीरे धीरे संक्षिप्त होते गए। सुन वुकोंग रसायन विद्या के उस्ताद थे। उन्होंने एक बार जिंगू बांग नामक 13,500 किलो वजनी एक भारी कलाकृति को परिष्कृत किया था। ये किसी भी जादू से अछूती थी और अपना आकार आसानी से बदल सकती थी। जब ये बड़ी होती थी तो यह आकाश और पृथ्वी को भेद सकती थी, और जब ये छोटी होती थी तो सुई में बदल जाती थी। उन्होंने याओची पीच नामक एक अमृत भी बनाया जो आम लोगों को हजारों साल की उम्र और यहाँ तक कि अमरता भी दे सकता था। अब ये जिंदगी और मौत का सवाल है। मैं जब भी मौका मिलेगा झूठ बोलूंगा। अगर मरने के बाद वु चेंग एन और जर्नी टू द वेस्ट के प्रशंसक मेरा गला घोंट भी दे तो भी मैं उसे स्वीकार करूंगा। एक ऐसी कलाकृति जो देवताओं से भी लड़ सकती है। अमरता का अमृत, यांत्रिकी और औषधि विज्ञान दोनों में माहिर। डार्क एल्फ दंग रह गया। अगर यह सच है तो यह महान गुरु निश्चित रूप से ईश्वर समान स्तर पर पहुंच गया है। एल्दास को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन वह तुरंत ही संशय में पड़ गया। चूंकि इस महान गुरु की इतनी अद्भुत उपलब्धियां हैं तो मैंने इतिहास में उनका नाम क्यों नहीं सुना। चेन रुई का झूठ लगभग उजागर हो चुका था और उसका दिल दहल गया। सौभाग्य से उसने ऑनलाइन बहुत सारे उपन्यास देखे और तुरंत एक कथानक ढूंढ लिया। प्राचीन काल से पहले एक और भी प्राचीन आदिम युग था जिसे देवताओं का युग भी कहा जाता था। सन वुकोंग आदिम युग का एक पात्र था। अपनी अद्भुत उपलब्धियों के कारण वह लगभग आम लोगों और देवताओं को आपस में लड़ने देता था। इससे देवताओं में खलबली मच गई, इसलिए उन्होंने वुकोंग पर आक्रमण करने के लिए 1,00,000 की सेना भेजी, लेकिन वे पराजित हो गए। वुकोंग ने देवलोक पर भी आक्रमण किया और उसने सभी देवताओं को भयभीत कर दिया। इस युद्ध को बाद में राग्नारोक के नाम से जाना गया। अंततः वुकोंग को सबसे शक्तिशाली देवता तथागत ने दबा दिया और आदिम युग का इतिहास देवताओं द्वारा जानबूझकर मिटा दिया गया। प्राचीन ग्रंथों में भी ऐसे अभिलेख नहीं मिलते, लेकिन कभी कभी कुछ बचे हुए कागजों पर एक दो संबंधित संज्ञाएं देखी जा सकती हैं। रग्नारोक, मैंने इसे कहीं किसी किताब में पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा। एलिस के शब्दों ने चेन रुई को चौंका दिया। क्या वाकई ऐसी कोई चीज होती है? बात को छुपाने के लिए चेन रुई ने जल्दी से अपनी कहानी जारी रखी। उसने दावा किया कि उसे यह विरासत वाटर कर्टेन गुफा में मास्टर वुकोंग की बची हुई आत्मा से मिली थी और बाद में किसी अज्ञात कारण से उसे दानवलोक में भेज दिया गया था। महान गुरु का यह अवशेष अत्यंत शक्तिशाली था, जिसमें उनके पूरे जीवन का अनुभव और ज्ञान समाहित था। वह सभी विश्व से प्रतिरक्षित था, इसका कारण इसी देवता का आशीर्वाद था। चेन रुई ने गुरु वुकोंग के अवशेषों से आदिम युग की कई घटनाएं सीखीं, लेकिन अपनी कमजोर आत्मा के कारण वह उन्हें पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर सका। उसे और अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपनी शक्ति के बढ़ने का इंतजार करना पड़ा। डार्क एल्फ ज्यादा शांत लग रहा था। चेन रुई की बातों से कम ये तो साबित हो गया कि औषधि निर्माण का उसका जीवन भर का अध्ययन बेकार नहीं गया। बस उसे एक विशेष शरीर का वरदान मिला था। एलिस का ध्यान केंद्रित था और उसने उससे आदिम युग की और कहानियां सुनाने को कहा। चेन रुई ने बस शान है जिंग एक के राक्षसों की कहानियां उधार लीं। उसने राक्षसों ताओ वू, कियोंग क्यू, यंग जाओ और हुआशे को वास्तविक और जीवंत बना दिया, और उसने एलिस की आंखों को दिलचस्पी से भर दिया। अगर चेन रुई ने पहले कभी कष्ट न झेले होते तो वह इस लोली का असली चेहरा कभी नहीं पहचान पाता। एल्दास को इस पर विश्वास नहीं हुआ और उसने व्यंग्य करते हुए कहा, भले ही कोई आदिम युग हो, मुझे विश्वास नहीं है कि महान गुरु देवताओं से मुकाबला कर सकते हैं, और मुझे विश्वास नहीं है कि तुम एक अयोग्य व्यक्ति के रूप में विरासत पा सकते हो। अगर तुम आज खुद को साबित नहीं कर सकते तो तुम खुद एक अंधकार में आत्मा को धोखा देने के परिणामों का अनुभव करोगे। छोटी लड़की, जो एक वफादार दर्शक थी, ने तुरंत अपना कोट पलट दिया और आग में घी डालने का अवसर पा लिया, और महान लूसिफेर शाही परिवार भी। चेन रुई ने आत की अधूरी याददाश्त से सीखा कि इस जादुई दुनिया की कीमिया को दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, यांत्रिकी और औषधि विज्ञान। वास्तव में इसमें गणित, प्रगलन, औषधि, जादुई व्यूह रचना आदि का व्यापक ज्ञान शामिल है। इसके उन्नत स्तर के कारण बहुत कम लोग गुरु स्तर तक पहुंच पाते थे और मानवलोक और दानवलोक दोनों में उनका बहुत सम्मान किया जाता था। चेन रुई ने जल्दी से सोचा और एक विचार मन में आया, क्या होगा अगर मैं असली सबूत लेकर आ सकूं? एल्दास उदास हो गया। मान लीजिए कि चेन रुई की बात सच थी, तो उसकी जान बचाना किसी देवता समान गुरु के काम को बचाए रखने के बराबर था। डार्क मून सिटी, दानव क्षेत्र और यहाँ तक कि कीमिया की दुनिया के लिए भी यह एक अथाह मूल्य था। मैं डार्क एल्व्स के सम्मान की कसम खाता हूँ, अगर तुम सच कह रहे हो तो मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, एल्दास ने गंभीरता से कहा। अंधेरे कल्पित बौनों का सम्मान। एलिस के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। दानवलोक में डार्क एल्व्स को चालाक और विश्वासघाती कहा जाता है और उन्हें इस पर गर्व है। पूरे दानवलोक में कम से कम आधे हत्यारे और हत्यारे इसी जाति के सदस्य हैं।
ऐसा लग रहा था कि भले ही यह गुरु औषधियों का दीवाना हो, फिर भी वह अंदर से एक चालाक डार्क एल्फ है। चेन रुई को इस बारे में पता नहीं था। उसने सोचा कि एल्दास ने सचमुच शपथ ली है, इसलिए चेन रुई ने सिर हिलाया। मेरी आत्मा बहुत कमज़ोर है और अब और चेतना सहन नहीं कर सकती। मैं स्मृति से केवल 1-2 टुकड़े ही देख पा रहा हूँ। गणना के लिए, महागुरु के लिए, ये बस कुछ मामूली चीज़ें हैं, लेकिन क्या बात है, जल्दी करो। चेन रुई की बात पूरी होने से पहले ही हताश एल्दास ने उसे बीच में ही रोक दिया। एक देवता समान महागुरु का काम, एक छोटी सी चीज़ भी अनमोल हो सकती है। क्या कोई पेंसिल और कागज़ है? पेंसिल क्या है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एलिस चेन रुई और एल्दास को बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी, जो बीच बीच में काम में बाधा डालते रहते थे। बेचारा शैतान अभी भी ज़मीन पर पड़ा कर आ रहा था, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं थी। कुछ समय बाद चेन रुई का दानव क्षेत्र में पहला काम पूरा हो गया। एल्दास ने चौकोर फ्रेम और अंदर के चौकोर और आयताकार ब्लॉकों को असमंजस से देखा। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह किसी महान गुरु द्वारा रचित गणना यंत्र है। क्या ये हो गया इतना आसान? एलिस ने उत्सुकता से पूछा। ये 9 साधारण लकड़ी के टुकड़े क्या कर सकते हैं? चेन रुई ने अपना सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, इन साधारण लकड़ी के ब्लॉकों को कम मत आंको। हर काम के लिए दुर्लभ सामग्री की जरूरत नहीं होती। मास्टर वुकोंग ने एक बार कहा था कि एक सच्चा गुरु कचरे को कलाकृति में बदल सकता है। कचरे को कलाकृतियों में बदलना, सचमुच एक देवता जैसा उस्ताद। एल्दास समझ गया और अचानक उत्साहित हो गया। उसका स्वर बहुत विनम्र हो गया। कृपया मुझे बताइए, इस उपकरण का क्या कमाल है? रुको, मुझे कुछ जोड़ने दो। चेन रुई ने प्रत्येक ब्लॉक पर कुछ शब्द लिखे, अर्थात काओ, गुवान्यू, झांग फी, झाओ यूं, मा चाओ, हुआंग जोंग और सैनिक। इसे हुआरोंग दाओ कहते हैं, एक तरह का निगमनात्मक शतरंज। सबसे बड़ा वर्ग काओ आदिम युग के सम्राट का प्रतिनिधित्व करता है, और बाकी शत्रु शूरवीर और सैनिक हैं जो उसके भागने में बाधा डालते हैं। चेन रुई ने हुआरोंग दाओ की कहानी और खेलने के नियम समझाने के लिए उस भाषा का इस्तेमाल किया जिसे एल्दास समझ सकता था। हुआरोंग दाओ चीन का एक प्रसिद्ध प्राचीन खेल था। रूबिक क्यूब और पैग सॉलिटेयर के साथ साथ इसके विविध परिणामों के कारण इसे विदेशी बौद्धिक विशेषज्ञों द्वारा दुनिया की 3 अविश्वसनीय बौद्धिक पहेलियों में से एक माना गया था। एल्दास जितना ज्यादा सुनता जा रहा था, उसकी दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। जब वह कोशिश करने ही वाला था, एलिस उससे भी तेज थी। उसने उसे पकड़ लिया और उत्साह से खेलने लगी। एल्दास बेचैनी से बगल से देख रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। खुशकिस्मती से ये चीज़ बनाना आसान था और जल्द ही उसने खुद एक बना लिया और धीरे धीरे उसमें डूब गया। छोटी लोली अधीर हो गई। लगातार कुछ असफलताओं ने उसे परेशान कर दिया था। उसने चेन रुई से पूछा, क्या तुम हमें धोखा दे रहे हो? ये सम्राट कभी नहीं बच सकता। चेन रुई को स्वाभाविक रूप से इस बात का पूरा भरोसा था और उन्होंने कहा, महाराज, मैं अपनी जान की बाजी लगाकर गारंटी दे सकता हूं कि हुआरोंग दाओ का समाधान जरूर हो सकता है, और इसके एक से ज्यादा समाधान हैं। मुख्य बात यह है कि व्यक्ति की निष्कर्ष निकालने की क्षमता पर ध्यान दिया जाए। जितने कम कदम उठाए जाएं, उतना अच्छा है। एलिस जानती थी कि चेन रुई मरने से डरता है। चूंकि वह इतना दृढ़ था, इसलिए उसे फिर कभी शक नहीं हुआ। तभी बाहर से एक मनमोहक आवाज आई, मास्टर एल्दास, मैं छोटी राजकुमारी का सेवक हूँ। क्या राजकुमारी एलिस यहाँ हैं? एल्दास हुआरोंग दाओ में इतना खोया हुआ था कि उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। एलिस ने खुद ही जवाब दिया, किया, मैं यहाँ हूँ, अंदर आओ। अगर एलिस लोगों को बहुत प्यारी का भाव देती थी, तो किया आकर्षक थी। चिकनी, गोरी त्वचा, सेक्सी चेहरा और होंठ, प्रभावशाली विशाल स्तन, पतली जांघें। शरीर का हर अंग मोहक था। उसके कपड़े ज्यादा खुले नहीं थे, लेकिन टाइट ड्रेस उसके आकर्षक फिगर को और भी सुडौल बना रही थी। अगर वह बिना कुछ किए बस खड़ी रहती, तो भी पुरुष अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं रख पाते। एलिस खुद को लूसीफर के शाही परिवार का सदस्य बताती थी। उसका रूप रंग इंसानों से बिल्कुल अलग था। फिर भी क्या अलग थी, वह एक विशिष्ट महिला राक्षस थी। उसके सिर पर घुमावदार कोनों का एक जोड़ा था, उसकी पीठ पर छोटे छोटे काले पंखों का एक जोड़ा था और उसके उभरे हुए नितंबों से एक पतली पूंछ निकली हुई थी। हालांकि इन सब ने उसके आकर्षण को कम नहीं किया, बल्कि एक विशेष रहस्यमय आकर्षण जोड़ा। सायरन, बिल्कुल सायरन। छोटी राजकुमारी, किया ने झुककर प्रणाम किया। उसकी शाही राजकुमारी अध्ययन कक्ष में तुम्हारा इंतजार कर रही है। कृपया किया के साथ चली जाओ। जब किया नीचे झुकी, तो उसके स्तनों के बीच की दरार और भी ज्यादा आकर्षक लग रही थी, और चेन रुई उसे साफ देख पा रहा था। उसे बस अपने टेस्टोस्टेरोन का अचानक कई गुना बढ़ जाना महसूस हुआ। उसने जोर से अपनी लार निगल ली और उसे दोबारा देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। बहन मुझे इस समय बुला रही है। क्या उसे पता चल गया कि मैं चुपके से एथेना के पीछे काले वर्षावन में चली गई थी? छोटी लड़की को अपराध बोध हुआ, लेकिन चेन रुई के चेहरे पर भाव देखकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। किया, तुम्हारा आकर्षण और भी ज्यादा बढ़ गया है।
यह इंसान भी एक नज़र में खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता। केया ने चेन रुई को तिरस्कार से देखा। केया का शरीर सुक्यूबी के बीच विशेष माना जाता है। इस आदमी की ताकत कमज़ोर और दयनीय है। सिर्फ एक चुंबन ही उसके सार को खत्म कर सकता है। सबको बस ऐसा लगता है कि यह एक तरह की राक्षसी है जो पुरुषों को चूस सकती है। चेन रुई को आतंकी की यादों में उस राक्षसी का चित्रण मिला। उसकी इच्छाएं धुल गईं, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। सुंदरता अनमोल है, लेकिन जीवन उससे भी अधिक मूल्यवान है। एलिस मुस्कुराई और किया और उसकी टोकरी लेकर लैब से बाहर निकल गई। जाने से पहले वह हुआरोंग दाओ साथ लाना नहीं भूली। अगले 3 दिनों में चेन रुई को आखिरकार मन की शांति मिल गई। अंधेरी कालकोठरी की अच्छी तरह सफाई हो गई, घास बिछा दी गई और दिन में 3 बार भोजन की गारंटी मिल गई। ये सब एल्दास के आदेश पर स्ली ने किया। चेन रुई, मास्टर एल्दास ने तुम्हारे बारे में पूछा था। उसके मुंह का पहला शिकार अब मेहमान बन गया था। उसे बेवजह ही मार पड़ी थी, इसलिए शैतान स्वाभाविक रूप से मानसिक रूप से असंतुलित महसूस कर रहा था। चेन रुई को पीछे से जाते देख उस छोटे शैतान ने पैर पटकते हुए और दांत पीसते हुए कहा, धिक्कार है इंसान, मैं महान स्ली एक दिन तेरा मांस खाऊंगा और तेरा खून पीऊंगा। हालांकि महान स्ली अब केवल कालकोठरी की सफाई जारी रख सकता था, वह स्थान जहां वह मानव रहता है। चेन रुई, आओ। एल्दास ने चेन रुई को आते देखा और उत्साहित हो गया। हालांकि पूछताछ के समय उस इंसान का नाम आता था और अब वह चेन रुई हो गया था, लेकिन डार्क एल्फ मास्टर को ऐसी छोटी मोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब एल्दास हुआरोंग दाओ से पूरी तरह सहमत हो चुका था। अब वह मास्टर वुकोंग की सच्चाई पर सवाल नहीं उठाता था। चेन रुई को, जब वह बेकार था, मार डालने का मूल विचार भी भूल गया था। यहाँ तक कि एक मामूली कटौती उपकरण में भी ऐसा जादुई आकर्षण था, यदि अमृत और कलाकृतियों को धीरे धीरे खोजा जा सकता था। जब डार्क एल्फ ने इसके बारे में सोचा तो वह उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। मैंने जो नया शतरंज बनाया है उसे देखो। चेन रुई ने देखा कि जल्दबाजी में बनाए गए मूल हुआरोंग दाओ को डार्क एल्फ ने एक उत्कृष्ट कलाकृति में बदल दिया था। प्रत्येक टुकड़े पर सुंदर उभरी हुई सिर की मूर्ति उकेरी गई थी। हालांकि काओ का रूप असाधारण रूप से सुंदर हो गया था और गुवान यू के 2 घुमावदार सींग उगाए थे, वह बिल्कुल एक भयानक रीप जैसा लग रहा था। झाओ यूं, मा चाओ जैसे बाकी लोगों ने भी अपना रूप बदल लिया था। ये हुआरोंग दाओ का राक्षसी संस्करण बन गया था। इन दिनों एल्दास और स्ली के साथ संवाद के जरिए चेन रुई को दानव क्षेत्र के सामान्य ज्ञान के बारे में और भी जानकारी मिली। डार्क मून सिटी, जहां वह फॉलन एंजल साम्राज्य के एक क्षेत्र में स्थित था और जिसका स्वामी एलिस की बहन राजकुमारी शिया है। लूसिफेर, दानव क्षेत्र में सामान्य राक्षस ग्रिम रीपर, सक्कुबस, सेंटोर, लिच और इम थे। इन राक्षसों में प्रत्येक की विशेष विशेषताएं थीं। ग्रिम रीपर, जिसे महान दानव भी कहा जाता है, राजसी परिवार के अलावा सर्वोच्च पद का दानव था। वे जन्मजात शक्तिशाली योद्धा थे, सभी प्रकार के हथियारों का प्रयोग करने में निपुण थे और वे आत्मा या शक्ति या दोनों में से किसी एक में विशेषज्ञता चुन सकते थे। कुछ महान दानवों में तो उनके वंश में उत्परिवर्तन के बाद और भी अधिक शक्ति आ गई थी। एक साधारण महान दानव की ऊपरी सीमा उच्च पद के दानव तक ही सीमित थी। उत्परिवर्ती बाधाओं को पार करके ऊंचे पद तक पहुंच सकते थे। सेंटोर मजबूत, बहादुर और निडर होते थे, आमतौर पर हमले में सबसे अच्छे हमलावर होते थे। कुछ लोग लोहार भी बन जाते थे जो फोजिंग में माहिर होते थे। ऊपरी सीमा मध्यम श्रेणी की होती थी। लिच नाजुक तो था, लेकिन उसमें जबरदस्त जादुई शक्ति थी। कुछ प्रतिभाशाली लोग राक्षसी जानवरों को वश में करने की क्षमता रखते थे। उनकी ऊपरी सीमा मध्यम श्रेणी में थी। सक्कुबस एक मादा विशेष जाति थी जो केवल आत्मा में विशेषज्ञता रखती थी। उनमें किसी को भी मोहित करने की क्षमता थी। प्रजनन की दृष्टि से बच्चे के मादा होने की संभावना अधिक थी और जब तक बच्चा लड़की है तब तक वह सक्कुबस ही रहेगा। ऊपरी सीमा मध्यम श्रेणी की थी। जहां तक स्ली जैसे शैतानों की बात है, वे सबसे निचले दर्जे के राक्षस थे। आमतौर पर युद्ध के मैदान में उनकी बलि दी जाती थी। उच्च दर्जे के शैतानों में ऐसी भ्रमकारी क्षमता होती थी जो दूसरों को भ्रमित कर देती थी। बहुत कम संख्या में उत्परिवर्ती शैतानों को ही ग्रिम रीपर तक पहुंचाया जा सकता था। डार्क एल्फ और डार्क गनोम जागीरदार जाति के थे, लेकिन वे दानव परिवार में भी अपरिहार्य थे। डार्क एल्फ चोरी, हत्या और जहर देने में माहिर था, लेकिन एल्दास जैसा व्यक्ति जो औषध विज्ञान में विशेषज्ञता रखता था और एक मास्टर बन गया, एक अपवाद था। इसके अलावा कुछ डार्क एल्फ में अद्भुत जादुई प्रतिभाएं थीं जो लिच से भी अधिक शक्तिशाली नेक्रोमेंसर बन सकती थीं। हालांकि ये काले बौने छोटे कद के, बदसूरत और कम लड़ने की शक्ति वाले थे, फिर भी उनकी रचनात्मकता अद्भुत थी। वे शिल्पकला और आविष्कार में माहिर थे। उनमें से कुछ उत्कृष्ट बौने रसायन विद्या में यांत्रिकी के उस्ताद बन गए। दानव लोक में 2 चंद्रमाओं की विशेष शक्ति के कारण मिश्रित रक्त जैसी कोई चीज नहीं थी। 2 अलग अलग नस्लों के मेल से भी बच्चा या तो पिता की नस्ल से या मां की नस्ल से ही पैदा होता था।
इसके अलावा दानव क्षेत्र में कई शक्तिशाली जीव थे, जैसे कि तात्विक जाति, बुरी नज़र, जमीन से निकाले गए गिरे हुए ड्रैगन और कई राक्षसी जानवर, जो इस जगह को खतरों से भरा बनाते थे। मनुष्यों की तुलना में राक्षसों की प्रारंभिक शक्तियां बहुत प्रबल थीं, लेकिन उनके विकास की गुंजाइशें कम थीं। मनुष्यों की प्रतिभाएं चाहे जितनी भी हों, जन्म के समय उनकी प्रारंभिक अवस्थाएं लगभग एक जैसी ही थीं। फिर भी राक्षस अलग अलग थे। जन्म के समय ही उनके पदों में अंतर स्पष्ट था। वयस्क होने के बाद भी वे संभवतः एक ऊपरी सीमा तक पहुंच जाते थे और उनके लिए आगे बढ़ना कठिन होता था। दूसरे शब्दों में, राक्षसों का प्रारंभिक बिंदु मनुष्यों से ऊंचा था और उनका जीवनकाल भी लंबा था। फिर भी उनकी लचीलापन मनुष्यों की तुलना में बहुत कम थी। राक्षसों का पद जितना ऊंचा होता, उनके लिए सुधार की उतनी ही अधिक गुंजाइश होती। शिया और एलिस राक्षसों के शाही परिवार से हैं। सामान्यतः शाही परिवार सबसे शक्तिशाली मनुष्यों के समान था, जिसमें असीमित क्षमताएं थीं। युद्धों के दौरान उनमें सामान्य राक्षसों के विरुद्ध स्वाभाविक रूप से बल था। वंश के सबसे शक्तिशाली सदस्य के पास एक विशेष प्रतिभा थी जो भयानक दबाव उत्पन्न करती थी। शायद शाही परिवार के प्रति अपने सम्मान के कारण न तो एल्दास और न ही स्ली ने दोनों राजकुमारियों और पतित देवदूत साम्राज्य के बारे में ज्यादा कुछ उजागर किया। इन किरदारों की छवि अच्छी नहीं है। आदिकाल के शक्तिशाली व्यक्ति ऐसे नहीं थे। इनका सौंदर्यीकरण और संशोधन इतिहास के अनुरूप ही किया जाना चाहिए। चेन रुई ने हुआरोंग दाओ के दानव लोक संस्करण के किरदारों की तीखी आलोचना की। फिर भी उन्होंने यह नहीं सोचा कि इतिहास या मौलिकता की परवाह किए बिना उन्होंने पहले ही पूरी तरह से गड़बड़ कर दी थी। केवल महान गुरु सुन वुकोंग ही वू चेंग एन को पाताल लोक में फूट फूट कर रोने पर मजबूर करने के लिए पर्याप्त थे। एल्दास ने इस आलोचना को स्वीकार किया और शर्मिंदा होकर मुस्कुराते हुए कहा, बस मेरे हाथ में खुजली हो रही थी। अगली बार मैं आपके कहे अनुसार ही बनाऊंगा। इस बार मैं 209 कदम पास कर गया, पिछली बार से कहीं बेहतर। चेन रुई ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और आह भरी, काफी नहीं। मास्टर वुकोंग ने केवल 81 चरणों का उपयोग किया था और उनके अनुमान के अनुसार ये कम भी हो सकता है। एल्दास जानता था कि किसी चाल को छोटा करने के लिए एक विस्तृत गणना की आवश्यकता होती है। जब उसने पहली बार हुआरोंग दाओ को हल किया तो वह इतना खुश हुआ कि उसे याद ही नहीं रहा कि उसने कितने कदम उठाए थे। दूसरी बार ऐसा लगा कि उसने 300 से ज्यादा कदम उठाए। जब उसने देखा कि चेन रुई ने 100 से ज्यादा कदमों में खेल तोड़ दिया है तो उसे यकीन हो गया कि अब उसे मास्टर वुकोंग के रिकॉर्ड की ही बराबरी करनी होगी। दरअसल तलवार के साथ घोड़े की सवारी की व्यवस्था हुआरोंग रोड की व्यवस्थाओं में से एक है। कुछ और भी हैं। हालांकि हुआरोंग दाओ महान गुरु के लिए एक निगमनात्मक अवकाश गतिविधि मात्र थी। आपको बहुत ज्यादा जुनूनी होने की जरूरत नहीं है। चेन रुई ने जानबूझकर ऐसा कहा था जब एल्दास हुआरोंग दाओ के प्रति आसक्त था। वह स्पष्ट रूप से एल्दास के साथ बिल्ली चूहे का खेल खेल रहा था। दरअसल डार्क एल्फ ने अपना सिर हिलाया और कहा, मास्टर वाकई मास्टर हैं। उनके लिए एक मामूली सी चीज हमारे लिए इतना बड़ा शोध मूल्य रखती है। फिर भी आप अपनी औषधियों की उपेक्षा नहीं कर सकते। चेन रुई ने विषय बदल दिया और सहजता से अपना असली इरादा जाहिर कर दिया। क्यों नहीं, मैं आपकी औषधियां आजमाता रहूंगा। जितनी जहरीली होंगी उतना ही अच्छा होगा। अगर आप मास्टर वुकोंग का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें तो शायद आपकी औषधियां और भी ऊंचे स्तर तक पहुंच सकेंगी। औषधियों का परीक्षण, ये निश्चित रूप से सुपर सिस्टम के बूटिंग को आगे बढ़ाने के लिए है। चेन रुई के मन में यह बात साफ थी, हुआरोंग दाओ मुझे केवल अस्थायी रूप से ही बचा सकता है। यह कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं है। अगर मेरे पास प्रबल शक्ति हो तो मैं जल्द से जल्द दानवों के साम्राज्य से बचकर अपनी जान बचा सकता हूँ। रहस्यमयी सुपर सिस्टम ही शायद एकमात्र आशा है। डार्क एल्फ आश्चर्यचकित हुआ और बोला, क्या तुम्हें डर नहीं है कि आशीर्वाद टूटने पर तुम मर जाओगे? जड़ी बूटियों के गुणों को बेहतर ढंग से समझने के लिए मास्टर वुकोंग ने व्यक्तिगत रूप से सभी जड़ी बूटियों का स्वाद चखा। कई बार तो वह जहर के कारण लगभग मर ही गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आड़ू जैसा अमृत बनाने का कारण उनकी उत्कृष्ट प्रतिभा नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण दृढ़ता और लगन थी। चेन रुई ने सन वुकोंग पर एक दिव्य किसान एक प्रभामंडल जोड़ा। खुद आजमा कर देखो। एल्दास का चेहरा श्रद्धा से भर गया और उसने कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि वह एक महान गुरु बन सकता है जो देवताओं से मुकाबला कर सकता है। लगता है ज्ञान के अलावा भी मुझे महान गुरु से बहुत कुछ सीखना है। चेन रुई ने एल्दास के चेहरे पर उत्साह देखा। उसे डर था कि कहीं यह आदमी सचमुच जड़ी बूटियों को खुद न आजमा ले, इसलिए उसने झट से कहा, इन दिनों मैं महान गुरु के अवशेषों से संदेश महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत प्रभावित हूँ। मैंने महान गुरु की विरासत को आगे बढ़ाने का मन बना लिया है। दुर्भाग्य से मुझे अतीत में औषधि विज्ञान का कोई ज्ञान नहीं है और मैं उस गहन ज्ञान को समझ नहीं पा रहा हूँ। गुरु, क्या आप मेरी मदद करने को तैयार हैं? हालांकि मैं एक इंसान हूँ। हाँ, आज से मैं तुम्हें दवाइयों की मूल बातें सिखाऊंगा।
एक डार्क एल्फ होने के नाते एल्दास ईमानदार दानव तो नहीं था, लेकिन वह एक सच्चा औषधि निर्माता भी था। इस बार वह सचमुच भावुक हो गया और उसने लगभग जीवन भर भाई बहन बने रहने की कसम खा ली। धन्यवाद गुरु, चाहे कितनी भी मुश्किल हो मैं डटा रहूंगा। एल्दास के हाव भाव देखकर चेनरुई को पता चल गया कि अब उसे जिंदा रहने की चिंता छोड़ देनी चाहिए और इस मौके का फायदा उठाकर दवाइयों के बारे में कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि ज्यादा सीखने में कोई बुराई नहीं है। एल्दास को बेसिक ऑफ हर्ब्स नाम की एक किताब मिली। जब वह अपना ज्ञानवर्धक पाठ शुरू करने ही वाला था, तभी छोटी राजकुमारी एलिसा आ गई और किया के अलावा वहां एक और अनजान छोटे बालों वाली लड़की भी थी। ये छोटी बच्ची बहुत खूबसूरत लग रही थी। बैंगनी बाल, लाल आंखें, हल्की भूरी त्वचा, सुडौल शरीर, आंखों के बीच एक वीरता का भाव और लाल नारंगी रंग का हल्का सा कवच। वह म्यान में एक बड़ी तलवार भी लिए हुए थी, जिससे एक अजीब सा जादू फैल रहा था। यद्यपि छोटे बालों वाली छोटी लड़की भी बहुत सुंदर थी, लेकिन चेनरुई जब भी किसी महिला राक्षस को देखता था तो वह अवचेतन रूप से घबरा जाता था, विशेष रूप से एक लड़की जिसे एलिस द्वारा लाया गया था, जब वह काले दिल वाली लोली और सार चूसने वाली मोहिनी से आघात पहुंचा था। एथेना, यही वो इंसान है जिसका मैंने जिक्र किया था। ये काफी दिलचस्प है। एलिस ने एथेना का हाथ बड़े प्यार से थाम लिया। अगर उसने एथेना के सुडौल शरीर और नाजुक चेहरे पर ध्यान न दिया होता तो उसे लगता कि ये दोनों एक जोड़े हैं। मास्टर एल्दास, नमस्ते। एथेना एलिस जितनी सहज नहीं थी। उसने विनम्रता से एल्दास को प्रणाम किया। हालांकि ये शिष्टाचार केवल डार्क एल्फ पर ही लागू था। चेनरुई को देखते ही उसकी आंखें उसे बेशर्मी से घूरने लगीं। चेनरुई को ऐसा लग रहा था जैसे वह चिड़ियाघर के पिंजरे में बंद है और उसके पास पर्यटक आ रहे हैं, इसलिए उसने मदद के लिए एल्दास की ओर रुख किया। कौन जाने उस डार्क एल्फ ने अनदेखे अंदाज में हुआरोन दाव के दानव लोक संस्करण को अपनी आस्तीन में छिपा कर रखा हो। एथेना से निपटना अब भी आसान था, लेकिन राजकुमारी एलिस न्यू मून सिटी की एक जानी मानी छोटी शैतान थी। उसने बड़ी मेहनत से जो नया शतरंज बनाया था वह अब एथेना के हाथ नहीं आ सकता। हालांकि एल्दास की हरकतें छोटी थीं, फिर भी वह छोटी लोली की तीखी नज़रों से कैसे छिप सकता था। एलिस की बड़ी बड़ी आंखें एल्दास की आस्तीनों को घूर रही थीं और उसका छोटा सा सिर भी उसी तरह हिल रहा था। ये जानबूझकर की गई हरकत इतनी स्पष्ट थी कि एथेना का ध्यान भी भटक गया। मालिक, आप अपनी आस्तीन के नीचे क्या छिपा रहे हैं? क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? कुछ नहीं, मैंने बस जल्दी में हुआरोन दाव का एक सेट बना दिया। एल्दास ने खराब स्थिति को भांप लिया और जल्दी से विषय बदल दिया। ओह चेनरुई, वह उपहार कहाँ है जो तुमने परसों राजकुमारी एलिस को देने का वादा किया था? एलिस का ध्यान वास्तव में स्थानांतरित हो गया था और उसकी बड़ी आंखें आशा से चमक उठीं और चेनरुई पर गिर गईं। मानव भाई, मैं आपके उपहार की प्रतीक्षा कर रही हूँ। भाई की इस मीठी पुकार ने चेनरुई को 3 दिन पहले का अनुभव याद दिला दिया। वह लगभग उछल पड़ा और चिल्लाया, यही चाल किसी राज्य पार करने वाले के लिए कारगर नहीं होती। तुम्हारा अभिनय बहुत दिखावटी है, बहुत दिखावटी। भले ही वह काली दिल की थी, लोली की क्यूटनेस के दबाव में चेनरुई ने तुरंत कुछ निकाल लिया। पता चला कि छोटी लोली बहुत मेहनती थी। जब उसने सोचा तो उस इंसान ने कहा कि वह 1-2 छोटी छोटी चीजें बना सकता है, जबकि हुआरोन दाव सिर्फ एक चीज थी। परसों उसने किया को लैब में भेजा ताकि चेनरुई से एक और दिलचस्प तोहफा बनाने को कहे। चेनरुई दूसरों के क्षेत्र में था, इसलिए उसे अभी के लिए झुकना पड़ा। इसलिए एल्दास के साथ मिलकर उन्होंने एक और चीज बनाई। आज एलिस अपना तोहफा देखने आई थी और साथ में अपनी सबसे अच्छी दोस्त एथेना भी लाई थी। फिर लकड़ी, इस बार क्या है? एलिस ने विभिन्न आकार और माप वाले लकड़ी के टुकड़ों को उत्सुकता से देखा। छोटी राजकुमारी, देखते हैं। चेनरुई ने लकड़ी के ब्लॉक मेज पर रखे और उन्हें कुशलता से जोड़ा। जल्द ही लकड़ी के ब्लॉक एक सुंदर त्रिआयामी हृदय के आकार में जुड़ गए। इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक बात यह थी कि यह बिना जोड़ के ऐसा लग रहा था मानो इसे एक पूरे के रूप में बनाया गया हो। एलिस आश्चर्य से चौंक गई और उसने उसे सावधानी से उठा लिया। वह तो बस लकड़ी के टुकड़ों का एक ढेर था, हालांकि उन्हें जोड़ने के बाद वह वाकई इतनी ठोस और मजबूत चीज बन सकती थी। अगर उसने खुद उसे न देखा होता तो उसे लगता कि चेनरुई ने उन्हें जोड़ दिया होगा। एथेना आगे आए और हैरानी से उस चीज को देखने लगी। किया की आकर्षक आंखें भी जिज्ञासा से भरी थीं। इसे बर्रा पजल कहते हैं। ये गहरे रंग की चमकदार लकड़ी से बना है। इसकी कठोरता धातु जितनी है, बहुत मजबूत। चेनरुई की आंखों में एक चमक सी आ गई। इस बर्रा पजल को लव लॉक भी कहा जाता था। इसकी बनावट वाकई बहुत जटिल थी, लेकिन उसे यह मुहज़्ज़बानी याद थी क्योंकि वैलेंटाइन डे पर उसे यही पहला तोहफा मिला था। हालांकि कॉलेज की कई दूसरी प्रेम कहानियों की तरह कड़ी मेहनत के बावजूद उस लड़की के साथ उसका अंत भी स्वाभाविक रूप से हुआ। जब एल्दास ने पहली बार असेंबल्ड बोर पजल देखा तो वह बेहद हैरान रह गया। उसे तुरंत इस बात का मलाल हुआ कि वह दवाइयों में माहिर है। अगर वह मैकेनिक्स का मास्टर होता तो ये सीमलेस स्प्लिसिंग तकनीक ज़रूर उसे और भी ज़्यादा प्रेरित करती।
एलिस को इस तरह के खूबसूरत खिलौने खास तौर पर पसंद थे। वह इनसे खेल रही थी और उसने पूछा, क्या इस बोर पहेली को फिर से खोला जा सकता है? जाहिर है, इसका मज़ा तो इसे अलग अलग करने में है। मुझे लगता है कि छोटी राजकुमारी की बुद्धिमत्ता के साथ इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दरअसल एक बात थी जिसका जिक्र चेन रुई ने नहीं किया था। ये बोर पहेली एक जटिल पहेली मानी जाती थी। बिना किसी सुझाव के इसे सुलझाना मुश्किल होता। इस काले दिल वाली छोटी लोली को धीरे धीरे इसके साथ बार बार खेलने दो ताकि मैं शांत हो जाऊं और बूटिंग प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। एलिस ने उसे ध्यान से देखा। उसे डर था कि कहीं वह टूट न जाए, लेकिन बोर पजल का जोड़ बहुत कड़ा था। काफी देर बाद भी उसे अलग करने लायक मुख्य हिस्सा नहीं मिला। बगल में खड़ी एथेना कोशिश करने को उत्सुक थी और बोली, छोटी राजकुमारी, मुझे कोशिश करने दो। एलिस ने अनसुना करने का नाटक किया, फिर भी कोशिश कर रही थी। एथेना के कुछ बार चिल्लाने पर भी कोई जवाब न मिलने पर उसने अपनी रणनीति बदली। नीली झील के पास वाला ज़ैड ड्रैगन फ्रूट पक गया लगता है, मैं तुम्हें वहां ले जाना चाहती थी। जैसे ही वाक्य पूरा हुआ, एक सुंदर और नाजुक हाथ जो बोर पहेली को पकड़े हुए था पहले से ही उसके सामने था। चेन रुई को लगा कि पल भर में ही वो खूबसूरत छोटे हाथ खाली हो गए और बर्रा पजल एथेना के हाथ में आ चुका था। एथेना ने खिलौने को घुमाते हुए दूर जाते हुए कहा, हालांकि मैं तुम्हें वहां ले जाना चाहती हूँ। राजकुमारी शिया जानती थी कि पिछली बार तुम मेरे पीछे पीछे उस अंधेरे वर्षावन तक आए थे, इसलिए राजकुमारी शिया ने मुझे तुम्हें शहर से बाहर न ले जाने का आदेश दिया था। तो हे गोरे नन्हे हाथ अचानक भींचे और थोड़ी देर बाद खुल गए। एलिस के चेहरे पर एक मासूम मुस्कान आ गई और दो प्यारे से गड्ढे उभर आए, बिल्कुल वैसी ही जैसी स्वर्गदूतों जैसी मुस्कान चेन रुई की पहली मुलाकात में थी। चेन रुई को पता था कि कोई बदकिस्मत होने वाला है। सौभाग्य से इस बार निशाना एथेना थी। एथेना, वेल्स साम्राज्य के मेजर जनरल जॉर्ज वेल्स की बेटी, न्यू मून सिटी की सबसे ताकतवर तलवारबाज। क्या तुम इस खर्राटे वाली पहेली को सुलझा सकती हो? छोटी लोली ने मुस्कुराना बंद कर दिया और गंभीर भाव प्रकट किया। राजकुमारी होने के नाते उसमें अद्भुत शक्ति थी। अपने पिता का नाम सुनकर वह उत्साहित हो गई और बोली, बिल्कुल। तो वेल्स परिवार की इज्जत की कसम खाओ कि तुम 1 घंटे के अंदर बोर पहेली को सुलझा दोगे। छोटी लोली के बाद के शब्दों ने उसके असली मकसद को उजागर कर दिया। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुम्हें अपनी सबसे अच्छी दोस्त एलिस लूसिफर को नीली झील पर लाना होगा। चाहे सफर कितना भी मुश्किल क्यों न हो, तुम उसकी रक्षा करोगे। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? एथेना दंग रह गई और तुरंत अपना सिर हिलाया। ऐसा नहीं हो सकता, उसकी रॉयल हाइनेस शिया ने कहा। क्या वेल्स परिवार के लोग अपनी बात नहीं रखते? एलिस ने निराशा जताते हुए सिर हिलाया। छोड़ो भी, क्या ये बस एक छोटी सी पहेली नहीं है? अपने परिवार के सम्मान की चिंता में एथेना का साहस उमड़ पड़ा। उसने सोचा कि इंसान इसे कितनी जल्दी जोड़ देता है और यह इतना मुश्किल भी नहीं लगता। फिर उसने जोर से कहा, ठीक है एथेना, वेल्स इस चुनौती को स्वीकार करता है। इस छोटे से लकड़ी के खिलौने को बनाने में 1 घंटा भी नहीं लगेगा। एलिस मुस्कुराए, उसकी चालाक आंखें बिल्कुल किसी छोटी लोमड़ी जैसी थीं। किया भी आह भरने से खुद को नहीं रोक पाए। यह अंधेरे जंगल में आखिरी दांव जैसा था। बेचारी एथेना अपनी गलती दोहरा रही थी। रेतघड़ी में समय मिनट दर मिनट बीतता गया। चेन रुई मेज के सामने बैठी एल्दास की बेसिक्स ऑफ हर्ब्स पढ़ रही थी। एलिस हुआरोन दाव का राक्षसी संस्करण खेल रही थी। एल्दास की नई नई बनी शतरंज अभी भी उसके चंगुल से नहीं बच पा रही थी। किया किनारे से देख रही थी, बीच बीच में छोटे छोटे विचार दे रही थी, और बेचारा मास्टर एल्दास सिर्फ कोने पर वृथी बना पा रहा था। बोर पहेली अभी भी बरकरार थी, जबकि एथेना पसीने में नहा रही थी, मानो यह छोटा लकड़ी का खिलौना उसकी पीठ पर रखी महान तलवार से भी भारी था। ये देखते हुए कि वह पागलपन की कगार पर थी, एलिस अचानक चिल्लाई, समय लगभग समाप्त हो गया है। इस वाक्य ने तलवारबाज के गुस्से को पूरी तरह भड़का दिया। एथेना की आंखें तुरंत आग की लपटों में बदल गईं, उसकी त्वचा लाल होने लगी, उसके सिर पर धीरे धीरे 2 घुमावदार सींग उभरने लगे, उसके शरीर से एक तेज आभा निकल रही थी। उसने दांत भींचते हुए कहा, ऐसी टूटी हुई चीज के लिए वेल के परिवार की इज्जत कैसे बदनाम हो सकती है? कचक तंग बोर पहेली टूटने लगी और परिणामस्वरूप धातु की तरह कठोर अंधेरे चमक लकड़ी मजबूत खिंचाव से चकनाचूर हो गई। सब दंग रह गए और उस बोर पहेली को टूटी लकड़ियों के ढेर में बदलते हुए देखा। एल्दास कांप उठा और एथेना की ओर इशारा किया। वह इतना गुस्से में था कि एक पल के लिए बोल ही नहीं पाया। उसने मन ही मन उसे प्रयोगशाला की काली सूची में डाल दिया था। यह एक महान गुरु के अमूल्य ज्ञान का अनादर है। चेन रुई को केवल अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हो रही थी। मंगल वास्तव में खतरनाक है, मुझे जल्दी से पृथ्वी पर वापस जाना चाहिए। एथेना द्वारा बोर पहेली को बलपूर्वक हल करने के बाद उसे होश आया और वह अपनी मूल अवस्था में लौट आई, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसने आवेग में आकर क्या कर दिया था। एलिस की आंखों में आंसू थे और उसकी आवाज़ सिसक रही थी, एथेना, वह मेरा सबसे पसंदीदा उपहार था।
एलिस, क्षमा करें, मैं। एथेना ने चिंतित होकर समझाया, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, टूटी हुई बोर पहेली को वापस नहीं लाया जा सका। एलिस जोर से नहीं रोई, लेकिन उसने शिकायत में अपना सिर झुका लिया। उसका दुबला पतला शरीर कांप रहा था, मानो सहने की कोशिश कर रहा हो। एथेना जानती थी कि वह लापरवाह है। उसने अपराधबोध से कहा, दुखी मत हो छोटी राजकुमारी, चलो नीली झील पर चलते हैं। एलिस ने लाल आंखों से ऊपर देखा और सिर हिलाया। नहीं, पिछली बार मेरी बहन ने तुम्हें अंधेरे वर्षावन वाली घटना के लिए दोषी ठहराया था। मैं तुम्हें फिर से इसमें शामिल नहीं करना चाहती। तुम उसे बलि का बकरा जरूर बना रहे हो, फिर भी उसे पाने के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हो। चेन रुई की नज़र में उसने छोटी लोली की काली दिली का पुनर्मूल्यांकन कर लिया था। निश्चिंत रहो छोटी राजकुमारी, तुम एथेना की सबसे अच्छी दोस्त हो, सज़ा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। एथेना ने उसकी छाती थपथपाई। उसके कांपते स्तनों को अनदेखा करते हुए उसने भक्ति भाव से कहा, नीली झील की तो बात ही छोड़ो, चाहे वो शीरान पर्वत की गुफाएं ही क्यों न हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। यही तो तुमने कहा था। नीली झील के अलावा अगली बार जब तुम जिलान पर्वत पर जाओगी तो मुझे भी साथ लाना। एलिस ने आखिरकार अपने आंसुओं को हंसी में बदल दिया। एथेना को थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी। वह घुटनों के बल बैठ गई और ध्यान से उस टूटी हुई काली चमकती लकड़ी को उठाया। एलिस नीली झील पर जाने के लिए उत्सुक थी और उसने आग्रह किया, तुम क्या कर रही हो? एथेना, चलो अब नीली झील पर चलते हैं। जरा रुको, देखता हूं कि क्या मैं किसी को ढूंढ सकता हूं और इन टुकड़ों को वापस ला सकता हूं। यह आसान है, एलिस ने उदासीनता से कहा। बर्रा पहेली चेन रुई ने बनाई है, बस उसे कुछ और बनाने दो। एथेना की उंगलियां अचानक हवा में अकड़ गईं और टूटे हुए टुकड़े इधर उधर बिखर गए। एलिस ने आखिरकार उसकी प्रतिक्रिया देखी और जल्दी से एक और वाक्य जोड़ा, प्रिय बहन एथेना, वेल्स परिवार अपनी बात रखता है। एथेना निराश होकर खड़ी हो गई। चेन रुई ने तलवारबाज को बड़े स्तनों वाली लेकिन बुद्धिहीन कहा। तभी उसने एलिस को उससे बात करते सुना, चेन रुई, महाराज कृपा करके तुम्हें साथ आने की अनुमति दें। चेन रुई ने जल्दी से सिर हिलाया। बाहर जाकर सुंदरियों के साथ खेलना एक सुखद अनुभव होना चाहिए। मैं इसकी तलाश में हूँ। हालांकि ये तीनों ही दिलदार सुंदरियां हैं, एक ने सार चूसा, दूसरी ने हिंसक। मुझे डर है कि मैं शायद ही जिंदा वापस आ पाऊं। क्या तुम राजकुमारी की दयालुता को निराश करने जा रहे हो? एलिस ने असंतोष से कहा। चेन रुई, तुम अभी तक दानव लोक नहीं गए हो। चूंकि छोटी राजकुमारी इतनी दयालु है, इसलिए तुम्हें भी साथ चलना चाहिए, एल्दास ने अचानक कहा। याद रखना कि वापस लौटकर जड़ी बूटियों की मूल बातें पढ़ना जारी रखना। कल मैं तुम्हें जड़ी बूटियों में अंतर करने का सबसे बुनियादी तरीका सिखाऊंगा। एल्दास की बात सुनकर एलिस और बाकी दोनों लड़कियां हैरान रह गईं। इसका मतलब था कि चेन रुई अब उसकी प्रशिक्षु बन गई थी, अब कोई प्रयोग का विषय नहीं। एल्दास पूरे दानव लोक में एक जाना माना औषधि शास्त्री था। यहाँ तक कि नवचंद्रमा की शासक राजकुमारी शिया भी उसके साथ विनम्रता से पेश आती थी। अब उसने एक मानव बंदी को अपना प्रशिक्षु बना लिया है। और वह एकमात्र औपचारिक प्रशिक्षु था। हालांकि एलिस और एथेना के लिए औषधि गुरु का प्रशिक्षु होना कोई बड़ी बात नहीं थी, चेन रुई के लिए यह एक जीवन रक्षक ताबीज था। इससे उसे दानव लोक में रहने के लिए एक सामान्य पहचान मिल गई, वरना प्रयोगशाला से बाहर निकलते ही उसकी प्रारंभिक मानवीय पहचान तुरंत मार दी जा सकती थी। बहुत बढ़िया, ये भाई वाकई वफादार है। मेरी मेहनत आखिरकार रंग लाए। चेन रुई ने एल्दास की तरफ सराहना से देखा और खुद को सहमत होने पर मजबूर किया। इस बार एलिस पिछली बार की तरह चेन रुई के साथ गोल गोल नहीं घूमी, बल्कि सीधे ही चली। चेन रुई को तभी एहसास हुआ कि वह जागीर असल में न्यू मून सिटी के महल का बाहरी आंगन था और भीतरी आंगन दोनों राजकुमारियों का निवास था। वहां कड़ी सुरक्षा थी। सौभाग्य से पिछली बार उसकी मुलाकात एलिस से हुई थी। अगर भीतरी आंगन में कोई पहरेदार उसे पकड़ लेता तो उसकी जान जा सकती थी। दानव लोक में नरभक्षी राक्षसों के घूमने के मिथक के कारण चेन रुई भी कुछ हद तक इस बात को लेकर उत्सुक था कि वास्तविक दानव लोक कैसा दिखता था। मंदी, ये चेन रुई की न्यू मून सिटी की पहली छाप थी। दानव लोक के बाकी शहर भी ऐसे ही थे या नहीं, ये तो पक्का नहीं। महल समेत न्यू मून सिटी की ज्यादातर इमारतें पुरानी लग रही थीं। वहां खरीद फरोख्त के लिए दुकानें और स्टॉल कम थे। रास्ते में उसे जो दानव दिखाई दिए वे ज्यादातर घिसे पिटे कपड़ों वाले बदसूरत थे। पूरा शहर खंडहर और मंदी के माहौल से भरा हुआ था। राक्षसों के चेहरे देखकर चेन रुई को डर लगने लगा। अगर उसकी मानवीय पहचान उजागर हो जाती तो वह निश्चित रूप से मर जाता या उससे भी बदतर, उसे खा लिया जाता। अरे, तुम अपनी कमर सीधी रखो, अपने पैरों को इतना कसकर मत पकड़ो, अपने कंधे आराम से रखो। एथेना की आवाज़ ने चेन रुई के विचारों को बाधित किया। तुम एक आदमी हो, फिर भी वेल्स परिवार का कोई भी बच्चा तुमसे कहीं ज्यादा मजबूत है।
दरअसल चेन रुई कहना चाहता था कि वह अभी भी कुंवारा है, सही मायने में पुरुष नहीं है, लेकिन इस समय उसकी मुद्रा थोड़ी अजीब थी। वह 3 सींग वाले गैंडे की पीठ पर लेटा हुआ था, दोनों हाथों से बड़े चौड़े खोल को पकड़े हुए था, इस डर से कि कहीं गलती से नीचे गिरकर जानवर द्वारा कुचल न दिया जाए। मुझे माफ़ करना, मैं पहली बार इतने बड़े गैंडे पर बैठा हूँ। चेन रुई शुरू में सोच रहा था कि इस दुनिया में रकाब और काठी जैसी कोई चीज़ क्यों नहीं होती। जैसे ही वह उस आविष्कार की नकल करने वाला था, उसे एहसास हुआ कि एलिस और दूसरे के 3 सींग वाले गैंडे के पास तो पूरी तरह से सहायक उपकरण मौजूद थे। पता चला कि यह तो बस एक अलग तरह का ट्रीटमेंट था। तुम्हें पहली बार में भी इतनी जोर से पकड़ने की जरूरत नहीं थी। शांत रहो, एथेना ने डांटा। छोटी लोली को यकीन नहीं था कि उसे सच में समझ आया है या नहीं। उसने प्यार से समझाया, एथेना इतनी चिंता मत करो, पहली बार तो वह जरूर कसेगा। इस वाक्य ने चेन रुई को 3 सींग वाले गैंडे से लगभग गिरा ही दिया। रास्ते में पड़े राक्षसों ने उसकी विचित्रता को भांप लिया। उन्होंने उसकी ओर इशारा किया और गपशप करने लगे। सौभाग्य से चेन रुई ने एक लबादा पहना हुआ था, इसलिए उसकी मानवीय पहचान अस्थायी रूप से उजागर नहीं हुई। केवल गंध के प्रति संवेदनशील राक्षसों को ही संदेह हुआ, लेकिन छोटी राजकुमारी और एथेना के साथ किसी ने भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। शहर के द्वार पर पहुंचने पर चारों 3 सींग वाले गैंडों को रोक दिया गया। राजकुमारी एलिस, आप कहाँ जा रही हैं? जिसने 3 सींग वाले गैंडों को रोका था वह एक कवचधारी नर राक्षस था, लंबा और मांसल, लाल चमड़ी वाला। उसके सिर पर 2 बड़े घुमावदार सींग, स्पष्ट चेहरे की विशेषता, एक जानलेवा कंपन उत्सर्जित करता हुआ। उसके रूप को देखकर लगता था कि वह एक महान राक्षस था। ओह, मैं शेरिफ हूँ, जनरल एलन। आप आज खुद निरीक्षण कर रहे हैं। एलिस धीरे से मुस्कुराए, हम नीली झील की ओर जा रहे हैं। जनरल एलन ने भौहें चढ़ाईं। हाल ही में नीली झील पर कुछ घटनाएं हुई थीं। मुझे चिंता है कि कहीं ये सोता हुआ जहरीला अजगर तो नहीं था। मैंने जांच के लिए स्काउट भेजे हैं। राजकुमारी एलिस को वहां खेलने जाने से पहले उसकी सुरक्षा की पुष्टि होने तक इंतजार करना चाहिए। जहरीला अजगर हजारों सालों से सो रहा है। इसके अलावा मध्यरात्रि सूर्य के स्वामी का प्रकाश और अंधकार का सबसे मजबूत ताला भी है, इसलिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एलिस ने चेन रुई की ओर इशारा किया। और हाँ, मैं इस बार खेलने नहीं जा रही हूँ। यह मास्टर एल्दास का नया शिष्य है। मास्टर ने मुझे इसे नीली झील पर कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए ले जाने को कहा है। कीमिया की 2 शाखाओं में से अगर यांत्रिकी गुरु लोगों को सम्मान का एहसास दिलाता था तो औषधि बनाने वाला श्रद्धा का एहसास दिलाता था। लोगों में जहर और उसके नकारात्मक असर का डर ज्यादा था, लेकिन वे उसके इलाज और चमकाने वाले असर को नज़रअंदाज कर देते थे। एक औषधि विशेषज्ञ के शब्द आमतौर पर रहस्यमय, भयानक और दुर्भावनापूर्ण होते थे, उन्हें भड़काना नहीं चाहिए। एल्दास इसी तरह के व्यक्ति का प्रतिनिधि था। प्रयोगशाला से अक्सर प्रयोगों की भयानक चीखें आती थीं। महल के पहरेदार भी पास जाने की हिम्मत नहीं करते थे। उन्हें सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि महारानी ने महल के बाहरी प्रांगण में इतनी खतरनाक महिला को क्यों रखा है। इतने रहस्यमय और डरावने औषधि गुरु द्वारा वास्तव में एक प्रशिक्षु की भर्ती के लिए एलन उत्सुक था कि यह नया प्रशिक्षु किस प्रकार का राक्षस है। बस 2 नजरों से उसकी आंखें अचानक तेज हो गईं और उसी क्षण एलिस ने चेन रुई को अपना लबादा उतारने दिया। यही वो इंसान है जिसे हमने पिछली बार पकड़ा था। एलन के पीछे खड़ा एक सिपाही चिल्लाया। अचानक हर तरह की दुश्मनी भरी निगाहें चेन रुई पर टिक गईं। उसने खुद को सहज भाव से देखने की कोशिश की, लेकिन उसके माथे से ठंडा पसीना बहने लगा। एलन को सैनिकों से पहले ही चेन रुई की पहचान का पता चल गया था। उसे याद आया कि जब उसने राजकुमारी रॉयल को सूचना दी थी तब मास्टर एल्दास वहां मौजूद थे। उन्होंने उस इंसान को एक प्रयोग के तौर पर ले जाने को कहा और उसे ले गए। अब एक कैदी या गुलाम असल में मालिक का प्रशिक्षु बन गया था। एलिस ने उदासीनता से एलन से उसका परिचय कराया। इस इंसान का नाम चेन रुई है। दवाइयों में उसकी प्रतिभा के कारण मास्टर एल्दास ने उसे औपचारिक प्रशिक्षु के रूप में स्वीकार कर लिया है और अब से वह हमारे न्यू मून सिटी का हिस्सा है। एथेना ने अधीरता से कहा, एलिस, और मैंने आज मास्टर से यही सुना है। अगर तुम्हें अब भी कोई संदेह है तो तुम सीधे मास्टर एल्दास से पूछ सकती हो। एथेना, माफ करना, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं जनरल एलन का एथेना के प्रति रवैया थोड़ा अजीब था। उसकी बात पूरी होने से पहले ही एथेना ने ठंडे स्वर में टोकते हुए कहा, एलन, तुम्हारी पूछताछ खत्म हो जानी चाहिए। जड़ी बूटियां इकट्ठा करने में हमारा समय मत गंवाओ। एथेना के रूखे रवैये से एलन खुद को असहाय महसूस करने लगा। उसने एलिस से कहा, छोटी राजकुमारी, अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी रक्षा के लिए सैनिकों की एक टुकड़ी भेज दूंगा। एलिस मुस्कुराए और पूछा, क्या आप चिंतित हैं कि एथेना मेरी रक्षा नहीं कर सकती? एथेना ने अपनी सजीली भौहें उठाईं और उसकी लाल आंखों में एक तेज किरण चमक उठी। एलन ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और चेन रुई को एक ठंडी नज़र से देखा। यार, भागने या चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हारी सारी हड्डियां कुचल दूंगा।
एलन ने अपनी बात समाप्त करने के बाद छोटी राजकुमारी की ओर झुककर उन्हें आगे बढ़ने का संकेत दिया। 4 सींग वाले गैंडे भारी कदमों से शहर के फाटक से बाहर निकल गए। डार्क मून सिटी में ये खबर तेजी से फैल गई कि मास्टर एल्डास ने एक मानव प्रशिक्षु की भर्ती की है। दरअसल मुझे लगता है कि एलन बुरा नहीं है। उसकी और तुम्हारी पारिवारिक स्थिति बिल्कुल मेल खाती है। एलिस एथेना की ओर देखते हुए खिलखिलाई। अगर उसने तुम्हारी इजाज़त के बिना सीधे तुम्हारे पापा से शादी का प्रस्ताव न रखा होता तो शायद तुम उसे इतना नापसंद न करती। एथेना ने तिरस्कारपूर्वक कहा, मुझे तो शुरू से ही ये पसंद नहीं था। यह आदमी डरपोक और नाकारा है। कैरन परिवार के प्रभाव पर निर्भर होकर शेरिफ बन गया है, बस कमज़ोरों को धमकाना जानता है। इसमें कोई खास योग्यता नहीं है। पक्ष के कमज़ोर लोग समझ गए। दरअसल ऐसी गपशप थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उस हिंसक लड़की ने जनरल एलन को दुश्मन जैसा समझा। अंधेरे वर्षावन की हमारी पिछली यात्रा में ये वही होगा जिसने बड़ी राजकुमारी से चुगली की थी। मुझे ऐसे इंसान से नफरत है, एथेना ने व्यंग्य किया। अब भी मुझ पर डोरे डालने की कोशिश कर रहा है। पहले मेरी तलवार तो पूछ। हाँ, एथेना मेरी है, इसे कोई नहीं छीन सकता। छोटी लोली हंसी। चलो जल्दी करो। 3 सींग वाले गैंडे तेजी से दौड़ने लगे। यकीन करना मुश्किल था कि इतने विशाल शरीर से इतनी तेज गति आ रही थी। चेन रुई के लिए, जिसके पास गैंडे को सहारा देने के लिए कोई उपकरण नहीं था, निस्संदेह एक पीड़ा थी। वह बस कसकर लेट सकता था। वह कई बार लगभग गिर ही गया। एथेना ने मुसीबत से बचने की कोशिश में अपना वाहन बदल लिया। तेज तर्रार विशालकाय गैंडे की पीठ पर उस हिंसक लड़की को आराम से बैठे देखकर चेन रुई अपनी अक्षमता स्वीकार कर ही बैठा। आथकी धरती के ऊपर की धूप भरी दुनिया की यादों की तुलना में दानवलोक का वातावरण कहीं ज्यादा खराब था। प्रकाश का स्रोत आकाश में मौजूद 2 तारे थे। हालांकि उन्हें तारा कहा जाता था, लेकिन उनकी रोशनी और गर्मी पृथ्वी के लिए सूर्य से कहीं कम थी। ज्यादातर समय वे हवा में धुएं के बादलों से ढके रहते थे। शाम होते ही वे फिर से चांद बन जाते थे और एक हल्की बर्फीली चमक बिखेरते थे। दिन और रात के तापमान का अंतर बहुत ज्यादा था। रास्ते में लंबे समय से जंग लगने से बने विशाल गड्ढे दिखाई दे रहे थे। अनजान, अंधेरी और रहस्यमयी गुफाएं अजीबोगरीब पौधों के साथ मिलकर एक अंधेरा लेकिन खूबसूरत परिदृश्य बना रही थीं। नीली झील एक विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी। चारों ओर पहाड़ थे। वातावरण विशेष रूप से शांत था। नीला पानी, झील के किनारे पौधे और भव्य फूल खिले हुए थे, मानो अंधेरी दुनिया में स्वर्ग हो। हालांकि चेन रुई को एलिस से जल्दी ही पता चल गया कि झील का पानी नीला इसलिए था क्योंकि झील की तलहटी में एक विशाल वयस्क जहरीला अजगर सो रहा था। उसके शरीर के जहर ने झील को नीले रंग में रंग दिया था। झील में कोई भी जीवित प्राणी नहीं था। झील के किनारे उगे हरे भरे पौधे ज्यादातर बेहद जहरीले थे। वहां एक मनमोहक फूल भी था जो असल में मांसाहारी प्रजाति का था। उसका सुंदर और आकर्षक रूप शिकार के खून और मांस से आया था। अजगर की शक्ति बहुत भयावह थी, खासकर उन दुर्लभ अजगरों की जो जहरीले थे। जरा सी हरकत से शहर की आबादी खत्म हो सकती थी, इसलिए कोई भी उसे आसानी से भड़काने की हिम्मत नहीं करता था। यह जहरीला अजगर हजारों सालों से झील में सो रहा था। 400 साल पहले डार्क मून के इलाके में गृहयुद्ध छिड़ा था। जब दानव क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति मध्यरात्रि सूर्य के स्वामी सेना का नेतृत्व करते हुए नीली झील के पास से गुजरे तो उन्होंने जहरीले अजगर को जगाने की हिम्मत नहीं की। उसे सोते रहने देने के लिए उन्होंने जानबूझकर लेस देन प्रकाश और अंधकार का ताला ग्रेटर देन की एक मुहर लगा दी। दानव लोक में एक नियम है जहां सुंदर चीजें अक्सर अधिक खतरनाक होती हैं। चेन रुई ने अपने विचारों में एलिस की बातों से सहमति जताई। उसने मन ही मन एक और वाक्य जोड़ा, यही बात स्त्री राक्षसों के लिए भी सच है। अति प्यारी छोटी राजकुमारी, सार चूसने वाली सक्कुबस, वीर तलवारबाज, इनमें से कौन खतरनाक नहीं है? आखिर झील में सोया हुआ अजगर कोई दिखावा तो नहीं था। एथेना की हिम्मत नहीं हुई कि वह छोटी राजकुमारी के ज्यादा करीब जाए। उसने सोच समझकर एक सुरक्षित पहाड़ की चोटी चुनी जहां से चौड़ी झील का शानदार नज़ारा दिखाई देता हो। मैं बहुत दिनों से नीली झील नहीं गई। एथेना, याद है पिछली बार कब गई थी? एलिस ने बड़े उत्साह से सुझाव दिया, चूंकि हम यहाँ आ ही गए हैं तो चलो एक और पिकनिक मनाते हैं। एथेना थोड़ा हिचकिचाई। क्या एलन ने हाल ही में बताया था कि नीली झील में कुछ अजीब है? चलो फल तोड़कर जल्दी लौटते हैं। क्या तुम्हें सच में उस डरपोक एलन की बात पर यकीन था? एलिस ने नापसंद में सिर हिलाया। अगर तुम उसे बुलाती तो वह फौरन कह देता कि जहरीले अजगर का सफाया हो गया है और नीली झील उसके परिवार के बाथरूम से ज्यादा सुरक्षित है। मैं उस तरह के घिनौने आदमी को नहीं बुलाऊंगी। एथेना ने नाक भान सिकोड़ी और एलिस की बात पर सहमति जताई। ठीक है, तो क्या कुछ ज़ैड ड्रैगन फ्रूट तोड़ लेगी? मैं शिकार ढूंढने जाती हूँ। अरे यार, तुम और एलिस इस जगह को सजा सकते हो।
दरअसल चेन रुई सुपर सिस्टम की प्रगति को बढ़ाने के लिए जहरीले फूलों का उपयोग करना चाहता था, लेकिन झील में भयानक नरभक्षी फूल और ड्रैगन को देखते हुए वह तुरंत इस विचार को छोड़ देता है। किया और एथेना के जाने के बाद एलिस ने चेन रुई को काम पर लग जाने का आदेश दिया। उसकी कलाई पर पहना ब्रेसलेट एक स्पेस डिवाइस था जिसमें चीज़ें रखी जा सकती थीं, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि अंदर की जगह काफ़ी बड़ी नहीं थी। छोटी लोली ने उसे पूरी तरह से भर दिया था। नतीजा ये हुआ कि जैसे ही स्पेस का दरवाज़ा खोला गया, ढेर सारी चीज़ें बाहर गिरीं और फिर ढेर सारी चीज़ें। चेन रुई को उसे साफ करने में मदद करनी पड़ी और उसने गलती से ब्रा का ढेर उठा लिया। उनमें से कुछ तो वाकई बड़े आकार की और लेस वाली थीं। चेन रुई हैरान रह गया। उसकी पहली प्रतिक्रिया तो यही थी कि दुनिया में ये चीज़ें पहले से ही मौजूद हैं। दूसरी प्रतिक्रिया ये थी कि यह आकार छोटी लोली के अविकसित हिस्से से मेल नहीं खाता। क्या एलिस कोई पौराणिक फेटिश हो सकती है? एलिस की जानलेवा निगाहों के नीचे चेन रुई ने चीज़ों के ढेर को नज़रअंदाज करने का नाटक किया और वापस जाकर दूसरी चीज़ें समेटने लगा। जब उसने पलट कर देखा तो चीज़ों का ढेर गायब हो चुका था। एलिस के स्टोरेज स्पेस में सारा सामान इकट्ठा हो गया था। जल्द ही पिकनिक के बर्तनों का पूरा सेट व्यवस्थित हो गया। ऐसा लग रहा था कि यह नन्ही लोली किसी भी समय खेलने के लिए तैयार है। इस समय एथेना और किया वापस नहीं लौटी थीं। आसपास कोई न देखकर एलिस कदम दर कदम चेन रुई की ओर बढ़ी। चेन रुई एक पल के लिए घबरा गई और पूछा, छोटी राजकुमारी, क्या कुछ है? कहानी ऐसी नहीं है, एलिस ने अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। तुम्हें कहना चाहिए, इधर मत आना। अगर तुम ज्यादा पास आ गए तो मैं किसी को बुला लूंगी। फिर मैं कहूंगी, चाहे तुम इतनी जोर से चिल्लाओ कि तुम्हारी आवाज़ ही न चली जाए, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। चेन रुई अवाक रह गया और आंखें घुमाने लगा। फिर उसने पूछा, तो जब मैंने पुकारा अपनी आवाज़ खोद दो, अपनी आवाज़ खोद दो और कोई नहीं नाम का आदमी मुझे बचाने आएगा? एलिस हैरान थी। पता चला कि इंसानों की दुनिया में भी दानव राजा और राजकुमारी नाम की किताब है। चेन रुई ने अजीब तरह से मुस्कुराया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि बहुत सी चीज़ें एक जैसी थीं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र या जाति की हों। फिर भी बाद में वह मुस्कुरा नहीं सका क्योंकि एलिस ने कहा, मुझे एक अच्छी कहानी सुनाओ। बिल्कुल आदिम युग जैसी, कुछ ऐसी जिसमें कल्पना शक्ति भरपूर हो। चेन रुई का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसने तर्क दिया, यह कोई कहानी नहीं बल्कि एक वास्तविक घटना थी। अगर मुझे मास्टर वुकोन के विचार विरासत में नहीं मिले तो मैं हुआरुन द और बोर पहेली कैसे बना सकता हूँ? मैं तुम्हें एक राज बताती हूँ जो एथेना भी नहीं जानती, एलिस ने रहस्यमयी आवाज़ में कहा। जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तब मैंने लूसीफर की एक अनोखी प्रतिभा, जिसे लेस देन मन पढ़ना ग्रेटर देन कहते हैं, जागृत की थी और मैंने गलती से तुम पर इसका परीक्षण कर लिया था। चेन रुई सदमे में आ गया और कुछ देर तक बोल नहीं सका। गलती से तुम्हारा पिछवाड़ा? ये जानते हुए कि एलिस को लेस देन माइंड रीडिंग ग्रेटर देन की आवश्यकता है, चेन रुई को आश्चर्य हुआ, तो वह सब कुछ जानती है, सुपर सिस्टम और क्रॉसिंग सहित? चिंता मत करो, एलिस ने उसके हैरान भाव को खुशी से देखा। मेरी लेस देन दिमाग पढ़ने ग्रेटर देन की क्षमता अभी भी कमज़ोर है। मैं सिर्फ ये बता सकती हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो या नहीं। मैं कुछ खास बातें नहीं पढ़ सकती, जैसे कि तुम्हें किया पर क्रश है या नहीं, मैं नहीं पढ़ सकती। जब उसने सुना कि वह विशिष्ट विचारों को नहीं पढ़ सकती तो चेन रुई ने तुरंत राहत की सांस ली और सोचने लगा कि क्या एलिस सचमुच मन पढ़ सकती है। जहां तक उसने बाद में क्रश होने के बारे में जो कहा, उसे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। क्या वाकई एक मोहिनी थी जो किसी को भी आसानी से मार सकती थी? ऐसा नहीं है कि वह उसे पसंद नहीं करती थी, अगर करती भी तो वह जीवन भर उसके साथ नहीं रहता। वह किसी और को इंसानी सूखा मांस होने का सम्मान दे देता। ठीक है, लेस देन माइंड रीडिंग ग्रेटर देन में बहुत ज़्यादा आत्मिक ऊर्जा खर्च होती है, मुझे इसे इस्तेमाल करने के बाद कुछ दिन आराम करना होगा। मैं इसे तुम पर बर्बाद नहीं करूंगी। एलिस ने हाथ बढ़ाया, मैं बहुत थक गई हूँ। अच्छा होगा अगर कोई मुझे अभी कोई कहानी सुना दे। सबसे आलसी भी अब भी थकान की शिकायत करता है। चेन रुई ने एलिस की मेहनत को तुच्छ समझा। चाहे जो भी हो, यह मानना बेहतर है कि उसमें लेस देन माइंड रीडिंग ग्रेटर देन है। ये छोटी सी लोली एक छोटी सी राक्षसी है, अभी तो उसे बहलाना ही बेहतर है। इस प्रकार चेन रुई ने छोटी लोली को राक्षस राजा और राजकुमारी का एक बेहद मज़ेदार संस्करण सुनाया। यह उबाऊ सी कहानी उसे बहुत पसंद आई। उसे इसमें इतनी दिलचस्पी थी कि उसकी आंखें चमक उठीं। अंत में जब उसने सुना कि राक्षस राजा ने आत्महत्या कर ली है तो वह इससे असंतुष्ट हो गई। उसने इस कहानी के नायक को एक दुष्ट मानव योद्धा और एक दयालु महिला राक्षस में बदलने का जोरदार आग्रह किया। चेन रुई ने अपना सिर खुजलाया। अब वह एल्दास का प्रशिक्षु था। खुद को दानव लोक में समर्पित करना बराबर था, इसलिए उसे मनुष्यों का गद्दार माना जाना चाहिए। वह केवल इस दुखद आत्मा पारगमन को दोष दे सकता था।
अगर यह जमीन के ऊपर की दुनिया होती तो वह धन कमा सकता था, कम से कम आथ की पहचान वाला एक चांदी का चम्मच वाला बच्चा तो बन ही सकता था। हालांकि ये दानव लोक था, वह पहले अपनी जान बचाने की कोशिश ही कर सकता था। शायद इंसानों की दुनिया में भागने का कोई मौका हो। उस समय वह छोटी लोली से गहराई से कुछ कह सकता था, माफ करना, मैं गुप्तचर हूं। तभी किया फलों से भरी एक टोकरी लेकर वापस आए। जेड ड्रैगन फ्रूट सूखे अखरोट जैसा दिख रहा था। ये काफी बड़ा था, छिलका पतला और गूदा मीठा था। चेनरुई ने इसे चखा और इसका स्वाद पिस्ता जैसा और पेकान जैसा भी था। ये फल वाकई लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि छोटी लोली ने नीली झील पर आने की जिद की। जल्द ही एथेना भी कुछ मछलियों और 2 बकरी जैसे शिकार के साथ पहाड़ की चोटी पर लौट आई, जिन्हें पूरी तरह से नंगा कर दिया गया था। मछलियां पहाड़ों की धारा में पकड़ी गई थी क्योंकि नीली झील का पानी बहुत जहरीला था। उसमें कोई जीवित प्राणी नहीं था। ये तो अजीब है, अभी तो सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं। आसपास का शिकार इतना कम कैसे हो गया? एथेना उलझन में थी। मुझे तो बस यही मिला है, समझ नहीं आ रहा कि क्या ये काफ़ी है। 6 मछलियां और 2 भेड़ें पर्याप्त नहीं हैं। चेनरुई चौंक गया। कुल 4 लोग, 3 महिलाएं और 1 पुरुष, क्या आप सभी ताओटी एक हैं? एथेना और किया की हरकतें फुर्तीली थीं। उन्होंने झटपट खाना काटना खत्म किया, फिर लोहे की छड़ों से उसे छेदा, छीला और साफ किया। उन्होंने आग भी जलाए। ये काफ़ी गर्म और आरामदायक था। जब वे खाना ग्रिल कर रहे थे तो चेनरुई आखिरकार अपनी शान दिखा पाया। हालांकि वह एक ओटाकू था, लेकिन उसने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था, इसलिए उसमें आत्म देखभाल की ज़बरदस्त क्षमता थी। विश्वविद्यालय में उसे कुकरी का छोटा देवता भी कहा जाता था। छोटी लोली जो मसाले लाई थी वे पूरे थे। चेनरुई को इन अजीबोगरीब सामग्रियों को सजाते समय अच्छी समझ थी। थोड़ी कोशिश के बाद वह और भी निपुण हो गया। चेनरुई द्वारा बनाई गई ग्रिल्ड मछली का स्वाद चखने के बाद बारबेक्यू का सारा काम उसी पर आ गया। यहाँ तक कि किया भी प्रभावित हुई। छोटी लोली ने शेखी बघारी की चेनरुई को साथ लाने के लिए उसके पास असाधारण समझ थी, लेकिन एथेना ने कुछ नहीं कहा। वह तेज गति से खाना खाती रही। चेनरुई अब समझ गई थी कि एथेना ने ऐसा क्यों कहा था कि खाना शायद काफ़ी नहीं होगा। मेज पर बैठे उसके अतिरंजित व्यवहार को देखते हुए वह शायद खुद ही सारा खाना खत्म कर सकती थी। जब एलिस बातों में व्यस्त थी, एथेना ने प्लेट में रखा खाना साफ कर दिया था। एलिस बहुत धीमी थी। उसने चेनरुई द्वारा अभी अभी बारबेक्यू की गई मछलियों के कुछ सीख देखे और वह उन्हें लेने ही वाली थी, लेकिन उसने देखा कि उसकी नज़रें अजीब थीं। अंत में उसने शर्मिंदा होकर कहा, पहले तुम्हें इसे खा लेना चाहिए, बाद में मुझे दे देना। छोटी सी दानव महिला के लिए इतनी दयालुता दिखाना दुर्लभ था। चेनरुई ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और उसे खाना दे दिया। एलिस ने प्यार से मुस्कुराते हुए उसे स्वीकार किया और खाना चबाना जारी रखा। माहौल ने चेनरुई को बीते दिनों की याद दिला दी जब उसने यूनिवर्सिटी के दिनों में कुछ करीबी दोस्तों के साथ बारबेक्यू खाया था। बदकिस्मती से जिंदगी फ़ोन पर बात करने जैसी है, हम में से कोई पहले मरेगा। धरती पर उसका जीवन पहले ही खत्म हो चुका है। चाहे वो उसके दोस्त हों या उसकी पूर्व प्रेमिका, अब वह उनसे कभी नहीं मिल पाएगा। एलिस ने ग्रिल्ड फिश के कुछ निवाले खाए। जब उसने देखा कि चेनरुई अपने विचारों में खोया हुआ है तो उसने उसके सिर पर जेड ड्रैगन फ्रूट फेंका और हंस पड़ी। चेनरुई, यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारी ग्रिल्ड फिश इतनी स्वादिष्ट है। मैं तुम्हें अपना टॉय बॉय बनाने के बारे में सोच सकती हूँ। चेनरुई ने फल उठाए और एक निवाला खाया। वाक्य सुनते ही वह लगभग खोल निगलने ही वाला था। क्या इस लोली को खिलौना लड़का का मतलब पता है? एथेना का पूरा ध्यान खाने पर था, इसलिए वह उदासीन थी। सिर्फ किया ने चेनरुई को चेतावनी के तौर पर एक नज़र डाली, लेकिन कोई आवाज़ नहीं की। ऐसा लग रहा था कि वे छोटी लोली के हैरान कर देने वाले शब्दों के आदी हो चुके थे। थोड़ी देर खाने के बाद एलिस के डर और प्रलोभन में आकर चेनरुई रसोइये से कहानीकार बनने पर मजबूर हो गया और कहानियां सुनाने लगा। चेनरुई द्वारा चुनी गई कहानी धरती पर प्रसिद्ध स्नो वाइट की थी। हालांकि कहानी खत्म होते ही कहानी की दुष्ट रानी एलिस से घृणा करने लगी। उसकी टिप्पणी थी कि वह बहुत मंदबुद्धि है, खासकर जहरीले सेब के लिए, जिसे खाने के बाद भी वह थूक सकती है। अगर वह होती तो स्नो वाइट नाम की लड़की महल से कभी भाग ही नहीं पाती। इतना ही नहीं, राजकुमार को भी जहर देकर मार दिया जाता। उसके बाद वह दूसरे देश को जीतकर उसे एक कर देती और हमेशा के लिए अपने नाम का गुणगान करती। एथेना मुख्य पात्र स्नो वाइट से सबसे ज्यादा असंतुष्ट थी। तलवारबाज महिला का सिद्धांत था कि अगर रानी के पास जादू भी हो तो भी स्नो वाइट तलवारबाजी का अभ्यास कर सकती है। अगर उसे जंगल में भागना भी पड़े तो उसे 7 बौनों को पकड़कर गुलाम बनाना चाहिए। उस महत्वपूर्ण क्षण में जब रानी राजकुमार से जबरन शादी करना चाहती थी, वह उस आदमी को बचाने वाली नायिका बन सकती थी। कड़ी टक्कर देने और रानी को मारने के बाद वह अंत में राजकुमार के साथ पहाड़ों में छिप गई, जिससे तलवार और जादू की एक धार्मिक उत्साहपूर्ण कथा रची गई।
किया ने भी अपनी राय जाहिर की। जब जादुई आईने ने कहा था कि स्नो वाइट सबसे खूबसूरत औरत है, तो उसने रानी से निपटने के लिए राज्य के हर आदमी को क्यों नहीं लुभाया। कम से कम उसे राजकुमार को दोनों देशों के बीच युद्ध भड़काने के लिए उकसाना चाहिए और एक घातक स्त्री का उदाहरण बनना चाहिए। चेन रुई ने पसीने से तरबतर होकर तीनों संस्करणों का सारांश दिया। एक महारानी का संस्करण था, वुजेटियन द्वारा प्रस्तुत, समानता 80% थी। दूसरा नायिका का संस्करण था, मार्शल आर्ट उपन्यासों में बहुत से पात्रों द्वारा प्रस्तुत, समानता अपार थी। आखिरी संस्करण स्त्री घातक का संस्करण था, दाजी और बाओसी द्वारा प्रस्तुत, समानता 90% थी। ग्रैंड मास्टर वू चेंग एन के बाद ग्रैंड मास्टर एंडरसन फिर से फूट फूट कर रोने लगे। उस समय जब चेन रुई शर्मिंदा थे, तीनों ने एकमत होकर दृढ़ता से पुनर्कथन का अनुरोध किया। ये पूरा हो गया था, मैं इसे कैसे दोहराऊं। आग्रह के बाद चेन रुई और भी असहाय हो गया। बहुत सोचने के बाद उसने अंततः अंत को संपादित किया और अगली कड़ी तैयार की। इस महत्वपूर्ण क्षण में स्नो वाइट को पता चल गया कि सेब जहरीला था। रानी को पंगु बनाने के लिए उसने जानबूझकर सेब खा लिया। बाद में उसने पागल होने का नाटक किया, गुप्त रूप से शक्ति संचय किया। उसने पड़ोसी राज्य के राजकुमार को भी बहकाया। अंततः जंगल और राजकुमार की शक्ति को एक करके उसने रानी को हमेशा के लिए हरा दिया। हैमलेट का यह सरलीकृत संस्करण अभी भी असंतोषजनक था। दर्शकों ने फिर भी कुछ बेतुके दृश्यों की ओर इशारा किया, लेकिन यह मुश्किल से ही स्वीकार्य था। चेन रुई ने अपने सिर से पसीना पोंछा और मन ही मन कसम खाई कि अगर वह धरती पर वापस लौट सका तो ऑनलाइन उपन्यास पढ़ते समय प्रोत्साहन भरे पोस्ट पर और ज्यादा टिप्पणियां करेगा, क्योंकि लेखक बनना आसान नहीं है। तीनों अभी भी सक्रिय रूप से चर्चा कर रहे थे, खासकर एलिस और एथेना, और कभी कभी मजाक भी करते थे। सुरक्षा की दृष्टि से चेन रुई ने बोलने की हिम्मत नहीं की। वह तीनों से दूर रहा और अपना रसोया का काम जारी रखा। उपन्यासों का शौकीन होने के नाते उसे कम से कम 800 कहानियां याद थीं, लेकिन तीनों राक्षसियां किसी को भी उछाल सकती थीं। अगर हर कहानी स्नो वाइट जैसी होती तो उसके बारे में सोचना ही थका देने वाला होता। बारबेक्यू खत्म होने पर तीनों लड़कियां पेट भर गई थीं। अब वे खाने के लिए नहीं लड़ रही थीं। वे एक साथ इकट्ठा हो गईं और उनकी आवाज़ें धीमी होती जा रही थीं। धीरे धीरे वे चुप हो गईं, यहाँ तक कि सबसे ज्यादा सक्रिय एलिस भी शांत हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वे जमीन पर सो गई हों। सुंदरियां सो रही हैं, भेड़िया नहीं। एक आदमी अभी भी जाग रहा है। क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? चेन रुई ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। जरूर, वो काली दिल वाली राजकुमारी फिर से मेरे साथ मजाक करने की कोशिश कर रही है। वो जानती है कि उसका शरीर ठीक नहीं है, इसलिए उसने एथेना और किया को इस तमाशे में शामिल किया। अगर मैंने कुछ भी किया है तो अगर मैं भागने की कोशिश भी करूं तो भी उसके जाल में फंस जाऊंगा। सबसे अच्छा यही है कि जब तक छोटी लोली अपना धैर्य न खो दे तब तक इंतजार किया जाए, फिर उसका मजाक अपने आप ही टूट जाएगा। इतना कहने के बाद छोटी लोली का अभिनय अच्छा नहीं था। उसकी सांसें बहुत लंबी और बनावटी थीं। उसमें कई खामियां थीं। एथेना भी अच्छी नहीं थी। उसकी मुद्रा बहुत अजीब थी। वह तलवार को कसकर पकड़े हुए थी। बेचारा एलन सचमुच बहुत दुखी था। वह तलवार का भी मुकाबला नहीं कर सकता था। सबसे सफल तो सक्कुबस थी। उसकी पीठ को झुकाने वाली मुद्रा बहुत आकर्षक थी। इस बार पुरस्कार किया को मिला। चेन रुई अपने पेशेवर ओटाकू के नजरिए से देख रहा था, तभी उसे धीरे धीरे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने बारबेक्यू नीचे रखा और खड़ा हो गया। तभी चारों पालतू 3 सींग वाले गैंडे बेचैन होने लगे। वे जोर जोर से घुरघुराने लगे। चेन रुई के दिमाग में सूचनाएं गूंजने लगी और सुपर सिस्टम की स्टार्टअप प्रगति अपने आप बढ़ने लगी। ये धीरे धीरे शुरू हुआ और तेज होता गया। 20%, 30%, और बढ़ते बढ़ते 80% से भी ज्यादा हो गया। एल्दास की प्रयोगशाला में मौजूद विभिन्न जहरों के बावजूद ये केवल 20% से भी कम तक ही पहुंच पाया। यहाँ इतनी भयावह विषाक्तता क्यों थी जो सिस्टम की प्रगति को इतनी तेजी से बढ़ा सकती थी? उसे तो सुपर सिस्टम की शुरुआत की गति बढ़ने पर खुश होना चाहिए था। लेकिन जब चेन रुई की नज़र पहाड़ की तलहटी में शांत शीशे जैसी नीली झील पर पड़ी तो उसे अचानक कुछ याद आया और उसे तुरंत ठंडा पसीना आने लगा। हल्की हवा चली, तभी एक छोटे बालों वाला आदमी अचानक चेन रुई के पास प्रकट हुआ। उसके हाथों में बारबेक्यू की कुछ सीखें थीं। उस आदमी के बाल काले थे, त्वचा भूरी पीली थी, शरीर मजबूत था। उसने एक अजीब गहरे रंग का वस्त्र पहना हुआ था। शरीर अजीब प्रतीकों की लड़ियों से घिरा हुआ प्रतीत हो रहा था, जिनसे एक हल्की चमक निकल रही थी। आप आए? इस प्रश्न से वह व्यक्ति अचंभित रह गया और उसने पूछा, क्या आप मुझे जानते हैं? चेन रुई ने नीली झील की ओर मुंह बनाते हुए पूछा, जहरीला अजगर। आपको मुझे महान जहर ड्रैगन या मास्टर जहर ड्रैगन कहकर संबोधित करना चाहिए। आदमी मुस्कुराया और अपने सफ़ेद दांत दिखाए। दरअसल चेन रुई की आदर्श पंक्ति थी, आप आए, मैं आया। तुम्हें नहीं आना चाहिए था, लेकिन मैं फिर भी आया। अगर तुम आओगे तो मर जाओगे। अंततः सभी लोग मरेंगे।
... हृदय विदारक मौन की अवधि के बाद एक दूसरे को प्यार करने वाले दो व्यक्ति शत्रुओं के बीच विश्वासपात्र बन गए, विश्वासपात्रों के बीच शत्रु। तभी विश्वासपात्र और विश्वासपात्र के बीच पुनः विवाद हो गया। दुर्भाग्यवश विश ड्रैगन ही है, प्राचीन ड्रैगन ही है। चेन रुई का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसने दोस्ती करने की कोशिश की। मास्टर जहर ड्रैगन जरूर कुछ देर से जाग रहा होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि एथेना ने कहा कि आसपास शिकार बहुत कम है। क्या उन्होंने यह नहीं बताया कि जहरीला अजगर हजारों सालों से सो रहा था और उसे दानव लोक के सबसे ताकतवर इंसान ने लेस देन प्रकाश और अंधकार के ताले ग्रेटर दैन से बंद कर दिया था? वह इतनी जल्दी कैसे जाग गया और उसे ऐसी चीज का सामना क्यों करना पड़ा? जहरीले अजगर ने झटपट सारा बारबेक्यू मीट खत्म कर दिया और खाली लोहे की छड़ें लहरा दीं। उसने पूछा, तुम इंसान हो ना? अजीब बात है, तुम असल में दानव लोक में हो। ये बारबेक्यू पिछले कुछ दिनों के दानवों से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है। और भी है क्या? जहर वाले अजगर ने जनरल एलन द्वारा भेजे गए स्काउट्स का अंत सहजता से बता दिया। चेन रुई को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई और उसने डर को दबाने की कोशिश की। उसने जवाब दिया, नहीं, अगर मास्टर जहर अजगर खाना चाहता है तो शिकार का शिकार करने जाओ। मैं तुम्हें फिर से बारबेक्यू बनाने में मदद कर सकता हूँ। कुछ रेडीमेड तो नहीं है, लेकिन 3 सींग वाले गैंडे का स्वाद अच्छा नहीं होता। उस आदमी ने 3 सींग वाले गैंडों की ओर इशारा किया जो पहले ही बेहोश हो चुके थे। फिर उसने तीनों राक्षसियों की ओर देखा। दरअसल ये भी ठीक हैं। जहां तक तुम्हारी बात है, जब तक तुम मास्टर पगलियों की सेवा करोगी, मेरे लिए बारबेक्यू बनाने पर ध्यान दोगी, तब तक शायद तुम्हारी जान बच जाए। एक कमजोर आवाज आई। नहीं, आवाज असल में एथेना की थी। वह हिंसक लड़की वाकई न्यू मून सिटी की सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज के लायक थी। जैसे ही उसे खतरा महसूस हुआ, उसने आलस्य के विषैले प्रभाव का प्रतिरोध किया और जाग गई। उसका रूप भी बदल गया। उसकी भूरी त्वचा हल्के लाल रंग की हो गई, उसके सिर पर 2 घुमावदार सींग दिखाई दिए, उसकी पुतली लाल हो गई। वह बिल्कुल उस राक्षसी रूप जैसी दिख रही थी जिसने बूर पहेली को नष्ट कर दिया था। उसका शरीर भी जलती हुई लपटों से ढका हुआ था, फिर भी धुंधला दिख रहा था। वह केवल अपनी महान तलवार से ही अपने शरीर को संभाल पा रही थी। चेन रुई, एलिस के साथ जल्दी से भागो, मैं उसे रोक दूंगी। एथेना दांत पीसते हुए चिल्लाए। उसकी सांसें तेज हो गईं और लपटें तेज हो गईं। अति आत्मविश्वासी मूर्ख औरत, चाहे तुम अपनी पूरी ताकत झोंक दो, तुम मास्टर पैग्लियो की शक्ति का विरोध नहीं कर पाओगी। जहरीले अजगर ने तिरस्कार से कहा और राक्षसी तलवारबाज की तलवार इतनी तेजी से जंग लगने लगी कि उसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता था। कुछ ही देर बाद जंग लगी तलवार छोटी होती गई और इतनी छोटी होती गई कि वह एथेना का वजन नहीं संभाल पाए। फिर का हुआ और तलवार चकनाचूर हो गई। एथेना, जिसकी शक्ति एक साथ जहर से क्षीण हो गई थी, जमीन पर गिर पड़ी। उसका राक्षसी रूप और जीवन की ज्वाला धीरे धीरे लुप्त होकर मानव रूप में लौट आए। अगर जहरीला अजगर उसे अपना भोजन न बना लेता तो वह सफ़ेद हड्डियों का ढेर बन जाती। देखा यार, तेरे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो मान जा या मर जा, पगलियो ने व्यंग्य किया। अब मास्टर पगलियो छोटी बच्ची को खाने से शुरुआत करेगा। अभी कर दे। चेन रुई ने अंततः अपने दिल में निर्णय लिया और उसने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। असंभव। अगर राजकुमारी एलिस सचमुच यहीं मर जाती तो शिया अपनी सारी शक्ति बदला लेने में लगा देता। उस समय जहरीला अजगर वहां से चला जाता और उसे दोषी ठहराया जाता। इसके अलावा वह छोटी लोली और बाकी लोगों को उस क्रूर जहरीले अजगर द्वारा खाए जाते हुए देखना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। चूंकि मैं कांपते हुए और कोने में छिपते हुए मर जाऊंगा, इसलिए मैं सब कुछ दांव पर लगा दूंगा। शायद बचने की कोई संभावना हो। खैर, उस लानत वाली क्रॉसिंग के बाद से मैं सब कुछ दांव पर लगा रहा हूं। एथेना ने आश्चर्य से चेन रुई को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि एलिस द्वारा वर्णित लालची और डरपोक इंसान डरावने जहरीले अजगर का सामना करने में इतना बहादुर हो सकता है। बस इसी बात पर वह एलन से कहीं बेहतर था। तुम कमजोर इंसान, मास्टर पैग्लियो की दया को ठुकराने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? जहरीले अजगर की आंखों से जानलेवा भाव निकल रहे थे। उसके हाथ में पकड़ी लोहे की छड़ अचानक जंग खाकर हरे धुएं के बादल में गायब हो गई। पहले मैं तुम्हें खाऊंगा, फिर तुम्हारी औरतों को। रुको, चेन रुई के पास एलिस और लड़कियों के साथ अपने रिश्ते को समझाने का समय नहीं था। जिंदगी और मौत के इस मोड़ पर वह शांत हुआ। क्या तुम जहरीले अजगर नहीं हो? चलो एक शर्त लगाते हैं। अगर तुम मुझे जहर से हरा सकते हो तो मैं आत्मसमर्पण कर दूंगा। अगर तुम नहीं कर सकते तो तुम्हें हमें जाने देना होगा। शर्त? पगलियो ने आंखें तिरछी करके चेन रुई की तरफ देखा। चेन रुई महसूस कर सकता था कि सुपर सिस्टम बूटिंग की प्रगति, जो शुरू में रुकी हुई थी, धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगी। 82.6%, 83.1%। तुम्हारी नन्ही नन्ही जिंदगियां अभी भी मेरे हाथ में हैं। मैं इतनी उबाऊ शर्त नहीं खेलने वाला। यह जहरीला अजगर चालाक था, बोलते बोलते जहर छोड़ रहा था।
ये पुष्टि करने के बाद कि यह बेकार है, उसने चेन रुई के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तुम्हारे जैसे शक्तिहीन प्राणी के लिए मैं तुम्हें एक ही उंगली से मार सकता हूँ। चेन रुई ने मन ही मन उस चालाकी को कोसा और तुरंत विषय बदल दिया। उसने एथेना के पीछे लेटी एलिस की ओर इशारा करते हुए कहा, ये छोटी बच्ची फॉलन एंजल साम्राज्य की छोटी राजकुमारी एलिस है। लूसिफर, अगर तुमने उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो तुम्हें पूरे फॉलन एंजल साम्राज्य के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। लूसिफर परिवार, गिरे हुए फरिश्ते का साम्राज्य। पगलियों ने ठंडे स्वर में व्यंग्य किया। उसका क्या, मेरी शक्ति को कम मत आंको। अगर शाक्य भी, लूसिफर अभी जिंदा है तो भी वह मेरे साथ ही बराबरी कर सकता है। शाक्य, लूसिफर पिछली 2 पीढ़ियों के पतनशील देवदूत साम्राज्य का महान सम्राट था। उसकी शक्ति अत्याचारी थी, उसे राक्षसों का पंथ कहा जाता था। चेन रुई ने परीक्षण जारी रखा, अतिशयोक्ति मत करो। जब तुम जाग रहे हो तो हजारों सालों से इस जगह पर अपर्याप्त भोजन के साथ क्यों सो रहे हो? तुम्हारे शरीर पर जंजीर जैसे चिन्ह किसी मुहर जैसे होने चाहिए, है ना? मैंने सुना है कि 400 साल पहले दानव लोक के सबसे शक्तिशाली दानव मध्यरात्रि सूर्य के स्वामी ने तुम पर लेस देन प्रकाश और अंधकार का ताला ग्रेटर देन की मुहर लगाई थी। जहरीले अजगर ने भौहें चढ़ाईं, लेस देन प्रकाश और अंधकार का ताला ग्रेटर देन। कोई आश्चर्य नहीं। चेन रुई ने जहर वाले ड्रैगन को हिचकिचाते देखा और साहपूर्वक कहा, मुझे अनुमान लगाने दो, मास्टर जहर ड्रैगन वर्तमान में सीलबंद है, या आपकी गतिविधियां प्रतिबंधित हैं, या दोनों। यदि आपकी शक्ति कमजोर नहीं हुई है तो निश्चित रूप से कोई भी उकसाने की हिम्मत नहीं करता। हालांकि एक बार जब ये खबर फैल जाती है कि आपकी शक्ति सीलबंद है तो मेरा मानना है कि कई लोग ड्रैगन योद्धा के खिताब के लिए लड़ने के लिए यहां आने को तैयार हैं। पगलियों के चेहरे के भाव बदल गए और वह गुस्से से बोला, धिक्कार है इंसान, तूने मास्टर पगलियों को धमकी देने की हिम्मत कैसे की? मैं तुझे जहर देकर राख के ढेर में बदल दूंगा। चेन रुई ने देखा कि पगलियों शेर की खाल में एक गधा था। ये जानते हुए कि उसने पगलियों की कमजोरी पर वार किया है, वह धीरे धीरे शांत हुआ। तुम्हें साफ पता होना चाहिए कि मैं तुम्हारे जहर से नहीं डरता, बस अगर मेरे शरीर में ताकत जागृत हो जाए। इससे पहले कि चेन रुई उसे महान गुरु वुकोंग से डरा पाता, पगलियों अचानक बहुत हैरान हुआ और बोला, रुको मानव, तुमने कहा कि मेरे शरीर पर क्या है? प्रतीक, जंजीर। हाँ, चेन रुई ने पगलियों के शरीर पर मौजूद उन चिन्हों की ओर इशारा किया जो हल्की रोशनी छोड़ रहे थे। वे हिलते भी हैं, वे गोलाकार हैं और जंजीरों जैसे दिख रहे हैं। पगलियों असामान्य रूप से उत्तेजित हो गया, ये प्रतीक कैसा दिखता है? इसका क्या अर्थ है? चेन रुई ने सिर हिलाया और एथेना से पूछा, एथेना, देखो, क्या ये लेस देन प्रकाश और अंधकार का ताला ग्रेटर देन के विशेष पाठ हैं? मैं पढ़ नहीं सकता। कौन सा प्रतीक? मुझे तो दिखाई ही नहीं दे रहा। एथेना उलझन में पड़ गई और उसने आंखें चौड़ी कर लीं। उसकी नज़र में पगलियों के शरीर में चेन रुई की कही कोई बात नहीं थी। वे इतनी स्पष्ट चीजें नहीं देख सकते। चेन रुई को अजीब लगा। उसने कुछ प्रतीकों की नकल की और लोहे की छड़ से जमीन पर कुछ बनाया। ये कैसा प्रतीक है ना? लेस देन प्रकाश और अंधकार का ताला ग्रेटर देन। जब पगलियों, जो अभी भी सशंकित था, ने चेन रुई के चित्र देखे तो उसे अब कोई शक नहीं रहा। वह चौंक गया और बोला, लेस देन प्रकाश और अंधकार का ताला ग्रेटर देन तुम्हारी गांड। ये प्राचीन रून है, ये सचमुच ऐसी ही चीज है। प्राचीन रून। जहरीले अजगर पर एक और मुहर थी और वह सबसे शक्तिशाली थी। पगलियों ने अपनी मुट्ठी कसकर पकड़ ली और अचानक चिंतित हो गया। उसने मन ही मन कहा, सिर्फ वही औरत प्राचीन रून समझती है। अगर मुझे ये पता होता तो मुझे। चेन रुई ने देखा कि पगलियों भावनात्मक रूप से अस्थिर हो गया है। उसने चुपके से एथेना को इशारा किया। एथेना को एहसास हुआ और वह धीरे से एलिस के पास पहुंची। वह भागने का मौका ढूंढना चाहती थी। पगलियों को उसकी मंशा समझ आ गई। फिर उसने एक धमकी भरा आभामंडल छोड़ा। दूर खड़े चेन रुई के पैर ठंडे पड़ गए। वह उस भयानक दबाव को झेल नहीं पाया और जमीन पर गिर पड़ा। उन प्रतीकों के सक्रिय होने के कारण आभामंडल तुरंत गायब हो गया। जब से तुमने मास्टर पैगलियो का रहस्य खोज लिया है, तुम अब भी जाने के बारे में सोच रहे हो। तुम्हें आज ही मरना होगा। चेन रुई समझ गया कि प्राचीन रून पगलियों की शक्ति को बुरी तरह दबा रहे थे। उसके पास एक रणनीति थी और उसने कहा, राजकुमारी रॉयल और जनरल एलन दोनों जानते हैं कि हम आज नीली झील पर आ रहे हैं। अगर तुम हमें मार डालोगे और हालात और बिगाड़ दोगे तो तुम्हारा अंत अच्छा नहीं होगा। क्यों न हम एक समझौता कर लें? तुम हमें जाने दोगे और हम सील तोड़ने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। पगलियो दंग रह गया और पूछा, प्राचीन रून्स की सील तोड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं? प्राचीन रूनों के बारे में अपनी अज्ञानता के कारण चेन रुई मास्टर वुकोंग के साथ छल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसने सोचा और कहा, एलिस फॉलन एंजल साम्राज्य की छोटी राजकुमारी है। हम किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर सकते हैं जो प्राचीन रूनों में पारंगत हो और लेस देन प्रकाश और अंधकार का ताला ग्रेटर देन आपकी मदद कर सके।
तब तक तो मुझे डर है कि जो लोग आएंगे वे तथाकथित ड्रैगन योद्धा ही होंगे, है ना? पगलियों ने व्यंग्य किया। लेस देन प्रकाश और अंधकार का ताला ग्रेटर देन कुछ भी नहीं है। प्राचीन रून ही असली मुहर है और वह लगभग 2000 साल पहले खो गई थी। इसके अलावा यह मुहर उस औरत ने लगाई थी। मुझे डर है कि उस दबंग औरत के अलावा पूरे दानव लोक में कोई भी इस मुहर को नहीं तोड़ सकता। चेन रूई मूर्ख नहीं था। उसने पहले ही तय कर लिया था कि यह जहरीला अजगर अब इंसानों को खाना नहीं चाहता, लेकिन वह उसका इस्तेमाल करके सील तोड़ना चाहता था, वरना वह अपने पंजों से हमला कर देता। चेन रूई का आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। ठीक है, तो हम उस दबंग औरत को ढूंढेंगे। बस इतना ही काफ़ी है ना? पगलियों ने कुछ देर तक चेन रूई को जांचा, जिससे चेन रूई बहुत घबरा गई। आखिरकार पगलियों ने कहा, क्या तुम सच में मेरी मदद करोगे? चेन रूई से दृढ़ प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद पगलियों ने गंभीर स्वर में कहा, आपको मुझे धोखा देने से रोकने के लिए हमें एक स्वामी सेवक अनुबंध स्थापित करना होगा। इस दुनिया में यह अनुबंध एक अनोखा आध्यात्मिक नियम था जिसके लिए दो स्वेच्छा से जुड़े पक्षों की आवश्यकता होती थी। जो पक्ष इसका उल्लंघन करता उसे भारी नुकसान और दंड भुगतना पड़ता। स्वामी सेवक अनुबंध की सजा बहुत कड़ी थी। अगर सेवक विश्वासघात करता तो उसे तुरंत मृत्युदंड दिया जाता। चेन रूई हिचकिचाया, फिर उसने पगलियों की ओर दृढ़ता से देखा और अपना सिर हिलाया। कोई बात नहीं, दूसरों की रक्षा करना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। मैं तुम्हारी आज़ादी के पंख दयालुता से नहीं बांधूंगा, नहीं मैं तुमसे बदले में कुछ मांगूंगा। पगलियों को अंत में ही इसका मतलब समझ आया। उसका मन किसी को काटने का कर रहा था। वह दहाड़ा, मैं मालिक हूं, तुम गुलाम हो। साले, ये दया नहीं, सौदा है। किसी भी सौदे के लिए आपसी हित जरूरी हैं। चेन रूई ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि यह एक सौदा है तो हम दोनों को ईमानदारी से शर्तों पर बात करनी चाहिए। पगलियों ने ठंडे स्वर में कहा, जो ताकतवर होते हैं उनकी इज्जत होती है। मैंने तुम्हारी जान बख्शी और उसकी कीमत पर तुम मेरे गुलाम बन गए। बात तो बहुत सीधी सादी है, इसमें बहस करने की कोई बात नहीं है। चेन रूई ने शांति से अपना सिर हिलाया, हमारी नियति एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर आप हमें मार देंगे तो आप खुद भी एक विकट स्थिति में पड़ जाएंगे। इसलिए हमारे बीच सौदेबाजी और सहयोग का एक समान रिश्ता है। मालिक और नौकर में फ़र्क करना नामुमकिन है। ये या तो जीत है या हार। मालिक और नौकर, ये या तो जीत जीत या हार हार वाली स्थिति है। पगलियों ने नाराजगी जताते हुए कहा, मुझे बस इतना पता है कि तुम्हारी जान मेरे हाथ में है। तुम्हें मौत से बचाना मेरी बड़ी मेहरबानी है। अगर तुम इसी तरह परेशान करते रहे तो मास्टर पगलियों तुम सबको अभी खा जाएगा। चेन रूई कुछ देर तक पगलियों को घूरता रहा और अचानक अपनी आवाज़ ऊंची कर ली, जीने में क्या मज़ा है, मरने से क्या डर। चूंकि मैं गलती से दानव लोक में गिर गया था, इसलिए मैंने पहले ही सब कुछ दांव पर लगा दिया है। हालांकि मैं एक कमज़ोर इंसान हूं, फिर भी मैं एक सच्चा इंसान हूं। मैं अपने जीवन की एकमात्र गरिमा को कभी नहीं छोड़ूंगा। एथेना की आंखें अचानक चमक उठीं। किसी हताशा भरे पल में दूसरों के असली गुण दिखाई देते हैं। उस इंसान का कमज़ोर, दुबला पतला शरीर बड़ा और लंबा होता हुआ प्रतीत हो रहा था। यही तो असली हिम्मत थी। अगर वह एल्विन परिवार का एलन या जोसेफ होता तो शायद उन्हें डर लगता कि उनके पैर ठंडे पड़ गए हैं। एक अलग नज़रिए से देखें तो पगलियों के नज़रिए से यह इंसान साफ तौर पर नासमझ था। बदकिस्मती से मैं दानव लोक में गिर गया और मैं कभी भी मर सकता हूँ। चूंकि यह एक दयनीय जीवन है, इसलिए मैं आज ही इसका इस्तेमाल तुमसे लड़ने के लिए कर सकता हूँ। चेन रूई को ऑनलाइन स्टोर खोलने का अनुभव था। इंटरनेट पर कुछ लोगों ने जबरन वसूली के लिए जानबूझकर ऑनलाइन स्टोर को सबसे खराब रेटिंग दी थी। उन्हें पेशेवर बुरे समीक्षक कहा जाता था। इस मामले में विक्रेताओं, खासकर नए स्टोर के विक्रेताओं को नुकसान हुआ। चेन रूई ऐसे कई लोगों से जूझ चुका था। उनसे निपटने के बाद उसे कुछ पैसे का नुकसान हुआ, लेकिन उसने कठिन रास्ते से सबक सीखा था। वह जानता था कि पगलियो फंस गया है और वह उसे मुसीबत से निकालने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। इसलिए चेन रूई ने जानबूझकर शांत रुख अपनाया और स्थिति को मोड़ दिया। अगर वह स्थिति को ठीक से नहीं समझता तो वह अपनी जान दांव पर लगाने की हिम्मत कभी नहीं करता। बेशक जहरीले अजगर ने हमला नहीं किया, बल्कि भौहें चढ़ा दीं। चेन रूई ने फिर एक और वाक्य जोड़ा, मैं, चेन रूई, इस दुनिया के इंसानों की गरिमा की कसम खाता हूं कि मैं सचमुच जहरीले अजगर पगलियों की सील तोड़ने में मदद करना चाहता हूं। अगर कोई उल्लंघन हुआ तो मैं बुरी तरह मर जाऊंगा और मेरी आत्मा गायब हो जाएगी। इतनी भारी कसम सुनकर पगलियो हैरान रह गया। उसे पता ही नहीं था कि पहला वाक्य तो झूठ से भरा था। चेन रूई इस दुनिया में इंसान नहीं था। सीधे शब्दों में कहें तो वह एक इंसान को नहीं, एक अजगर को धोखा दे रहा था। पागलियो, मैं सील तोड़ने में तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं। फिर भी मैं न सिर्फ जीना चाहता हूं, बल्कि तुम्हारी दोस्ती और मदद भी पाना चाहता हूं। अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए मैं तुम्हें जहर प्रतिरोध का अपना सबसे बड़ा राज बता सकता हूं।
यदि पिछली बातचीत में गाजर के बाद छड़ी दी जा रही थी, तो अब ये गाजर के बाद दवा दे रही थी। जहर ड्रैगन ने एक पल के लिए चेन रुई को घूरा और आखिरकार सिर हिलाया। मानव, आपकी वाकपटुता आपकी ताकत से कहीं बेहतर है। अगर आप मुझे अपनी ईमानदारी दिखा सकें, तो पगलियो आपके साथ एक समान अनुबंध पर हस्ताक्षर करने पर विचार कर सकता है। चेन रुई को अचानक बिल्कुल हीन स्थिति से बराबरी की स्थिति में आते देख एथेना को लगा कि यह चमत्कार है। उसका सामना एक अजगर से हो रहा था। इस इंसान का वर्णन करने के लिए उसके दिमाग में बस यही शब्द आया, बुद्धि और बहादुरी दोनों से लैस। चेन रुई को पता नहीं था कि उसने अनजाने में एथेना के दिल में अपनी एक मजबूत छवि बना ली थी। चेन रुई के प्रति उसकी अच्छी धारणा जनरल एलन से कहीं ज्यादा थी। चेन रुई की ईमानदारी महान गुरु और आदिम युग की कहानी दोहराने से ज्यादा कुछ नहीं थी। उन्होंने कुछ छोटी छोटी बारीकियों को समायोजित किया। संरचना स्वतःस्फूर्त काम से कहीं ज्यादा संपूर्ण थी। जहरीले अजगर को समझाना अल्दास से ज्यादा मुश्किल था। वह चुप रहा था, लेकिन एथेना उसमें डूबी हुई थी। विश ड्रैगन का विश्वास जीतने के लिए चेन रुई ने खिलौने का एक नया सेट दिया। जमीन पर खड़ी और क्षैतिज ग्रिड की 3 पंक्तियां बनाई गईं, कुल 33 ग्रिड। बीच वाले ग्रिड को छोड़कर हर ग्रिड पर एक छेद बनाया गया और फिर उन छेदों में शतरंज के मोहरों की तरह कुछ पत्थर रखे गए। जहर वाले अजगर ने उसे आश्चर्य से देखा, क्योंकि उसने अपने हजारों सालों के अनुभव में ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी थी। चेन रुई ने पैग सॉलिटेयर के गेम प्ले को समझाने के लिए ग्रैंड मास्टर के कीमिया डिडक्शन टूल का इस्तेमाल किया। कहा जाता है कि इस खेल का आविष्कार फ्रांसीसी क्रांति से पहले बेस्टिल में बंद एक रईस ने किया था और यह जल्द ही लोकप्रिय हो गया। इसका गेम प्ले चेकर्स जैसा था। इसे एक ही व्यक्ति खेलता था। जिस मोहरे को कूदकर पार किया जाता था उसे हटा दिया जाता था। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता था, जितने कम कदम उठाए जाते थे और मोहरे बचे रहते थे, उतना ही बेहतर होता था। बचे हुए मोहरों और उनकी स्थिति के अनुसार इसे 6 स्तरों में विभाजित किया गया था, जिनमें सबसे ऊंचा स्तर चेन रुई का कस्टम ग्रेड मास्टर स्तर था। पैग सॉलिटेयर, हुआरोंग दाओ और रूबिक्स क्यूब बौद्धिक खेलों की दुनिया के 3 अविश्वसनीय चमत्कार माने जाते थे। एथेना इन तरह की घबराहट पैदा करने वाली चीज़ों से उलझन में थी, लेकिन एक धोखेबाज जहरीले ड्रैगन के लिए यह अलग बात थी। अगर बराबरी का अनुबंध न होता, तो वह इसे आजमाने के लिए उत्सुक होता। मैं आगे जो कहने जा रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि वह किसी तीसरे को सुनाई दे। औरत, भागने जैसी बेवकूफ़ी भरी हरकतें मत करो। जहर के अजगर ने एथेना की तरफ देखा। चेन रुई ने अपनी आंखों से एथेना को इशारा किया। एथेना ने सिर हिलाया और एलिस और किया के सामने बैठ गई। जहरीले अजगर ने ध्वनिरोधी चाल चली और गंभीर स्वर में पूछा, मैं जहरीला अजगर हूं, पगलियो। सैंड्रो अकिलिस। मानव, मुझे अपना नाम बताओ। पगलियो के पूरे नाम के गंभीर उच्चारण से यह निश्चित था कि उसका रवैया बदल गया था। दरअसल जहरीला अजगर भी दुविधा में था। इन लोगों को न तो मारा जा सकता था और न ही छोड़ा जा सकता था। अगर इस इंसान के पास सचमुच कोई रहस्यमय और शक्तिशाली विरासत होती, तो वह शायद सील तोड़ पाता। मेरा नाम चेन रुई है। चेन रुई ने आखिरकार राहत की सांस ली। उसने आखिरकार जनसंपर्क का यह मुश्किल काम पूरा कर लिया था। चेन रुई, तुमने पगलियों का विश्वास जीत लिया है, जहर वाले अजगर ने कहा। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं तुम्हें बराबरी का अनुबंध करने के बाद ही बता सकता हूँ। मैंने इस पर बहुत विचार किया है। मैं तुम्हारे साथ एक सहजीवी अनुबंध पर हस्ताक्षर करना चाहता हूँ। दूसरे शब्दों में, हमारे जीवन जुड़े रहेंगे। अगर तुमने एक दिन मेरी दोस्ती और विश्वास छोड़ दिया, तो तुम्हारी अपनी जान चली जाएगी। सहजीवी अनुबंध का सुझाव चेन रुई की उम्मीद से परे था। उसने जल्दी से सोचा और अपना सिर हिला दिया। मुझे ड्रैगन योद्धा बनने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन चूंकि यह एक सहजीवी अनुबंध है, अगर मेरा कोई एक्सीडेंट हो जाए या मैं बुढ़ापे में मर जाऊं, तो तुम भी मर जाओगे। सहजीवी अनुबंध की एक महत्वपूर्ण विशेषता जीवन साझा करना है, पैगलियो ने समझाया। ड्रैगन की प्रजनन क्षमता बहुत कम होती है, लेकिन उनका जीवनकाल बहुत लंबा होता है। कुछ तो कुछ लाख साल तक भी पहुंच सकते हैं। मैं अब 14,000 साल का हूं, जो इंसानों की युवावस्था के बराबर है। सहजीवी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद तुम मेरे जीवन को साझा करोगे, इसलिए बुढ़ापे में अस्थायी रूप से मरने की कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा तुम्हारे शरीर के कुछ पहलुओं को भी कुछ लाभ मिल सकता है। जीवन बांटना। चेन रुई एकदम से चौंक गया। चीनी इतिहास में कई सम्राट अमरता की तलाश में थे, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। फिर भी उसे हजारों साल की अनमोल जिंदगी मिल गई। दानव लोक के राजपरिवार भी बिना किसी दुर्घटना के सामान्यतः 1 या 2,000 साल के होते थे। साधारण दानवों की आयु कुछ 100 साल होती थी। इस दुनिया में मनुष्य तो और भी छोटे थे, जब तक कि वे कोई शक्तिशाली व्यक्ति न हो जो एक निश्चित स्तर तक पहुंच चुके हों, अन्यथा उनकी तुलना नहीं की जा सकती थी। अगर यह आकस्मिक मृत्यु है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसा कि आपने शुरू में कहा था, जीत जीत या हार हार। पगलियो ने अपना सिर हिलाया। या तो हम दोनों में से एक की आकस्मिक मृत्यु होगी, दूसरे की मृत्यु अपरिहार्य है।
मैं आपको सच बताता हूँ, मेरी शक्ति कम हो गई है। मैं केवल एक व्यक्ति के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकता हूँ। प्राचीन रून मामले को गुप्त रखने के लिए मैं शुरू में आपको मारना चाहता था और महिला ग्रिम रीपर को अपना सेवक बनाना चाहता था। हालांकि आपकी बुद्धि और क्षमता ने मेरा मन बदल दिया है, या आप कह सकते हैं कि आपकी चाल काम कर गई। कितना करीब! चेन रुई के पसीने छूट गए। पता चला कि वो सचमुच मौत के कगार पर था। जहर वाले अजगर ने सबसे सुरक्षित रास्ता चुना। दो लोगों की जिंदगी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, हित और जोखिम एक साथ मौजूद थे। इसलिए चेन रुई सील के मुद्दे को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। जहर वाले अजगर का बेहतर जीवन सुनिश्चित करना भी उसकी लंबी उम्र की गारंटी थी। बस एक याद दिलाना है, तुम मुझसे कहीं ज्यादा जोखिम उठा रहे हो। एक कमजोर इंसान होने के नाते मुझे दानव लोक में बहुत सारे खतरों का सामना करना पड़ेगा। चेन रुई ने एक पल सोचा और कहा, अगर तुम ये सब पहले से जानते हो और एक सहजीवी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने पर जोर देते हो तो मैं मान जाता हूँ। ड्यूरॉन ने सिर हिलाया और एक अर्थपूर्ण मुस्कान दी। चलो, हम आपके ईश्वर समान महान स्वामी की विरासत की शक्ति पर अस्थायी रूप से विश्वास करते हैं। चेन रुई भी हंसा। कल्पना वास्तविकता नहीं होगी। उपन्यासों के वर्णन जैसा होना असंभव है। केवल नायक ही बुद्धिमान होता है, बाकी सब मंदबुद्धि। जो व्यक्ति दूसरों को मूर्ख समझता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। यद्यपि वह नहीं जानता था कि पगलियो रहस्यमय कहानी पर कितना विश्वास करता है, लेकिन यह निश्चित था कि यह शक्तिशाली विषैला अजगर उसके पुनर्जन्म के बाद उसका पहला सच्चा सहयोगी बन गया था। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का एहसास जादुई था। ये दूसरे पक्ष के साथ आध्यात्मिक रूप से अनुबंध पर हस्ताक्षर करने जैसा था। बस यह अनुबंध स्वतः ही सक्रिय हो जाता था और किसी रहस्यमय कानून द्वारा नियंत्रित होता था। जब तक ये ईश्वरीय स्तर तक न पहुंच जाए, इसे उल्टा या बदला नहीं जा सकता। चेन रुई, जिसने सफलतापूर्वक सहजीवी अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए थे, ने स्पष्ट रूप से एक अजीब बदलाव महसूस किया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी ऊर्जा काफी बढ़ गई हो, लेकिन पगलियों में कमजोरी का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। चेन रुई, अब हम सहजीवी साथी हैं, भाई बहन से भी ज्यादा करीब। पगलियों के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद वह अब विनम्र नहीं रहा। मुझे पहले एक बात समझनी है, क्या वह महिला ग्रिम रीपर तुम्हारी स्त्री है? वह स्त्री एक उत्परिवर्तित वंश वाली एक महान राक्षसी है। उसमें अपार क्षमता है और भविष्य में वह राक्षस राजा के स्तर तक पहुंचने की संभावना है। नहीं, हम दोस्त भी नहीं हैं, लेकिन मैं उसे नाराज नहीं कर सकता। चेन रुई ने सिर हिलाया। एथेना वाकई खूबसूरत थी, लेकिन यह मजाक यूं ही नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि बूर पहेली की त्रासदी तो यही थी। विषधर अजगर ने फिर एक अर्थपूर्ण मुस्कान दी। तो मेरा सुझाव है कि तुम उसे अपना बना लो। वह महादानव स्त्री राक्षसों में सबसे वफादार है। जब तक तुम उसका शरीर और मन प्राप्त कर सको, वह सदा तुम्हारे प्रति वफादार रहेगी और कभी विश्वासघात नहीं करेगी। जब तक तुम मर नहीं जाते, वह कभी किसी दूसरे पुरुष की तलाश नहीं करेगी। अगर नहीं, तो हमारे रहस्यों की कोई गारंटी नहीं होगी। चेन रुई ने केवल यह पाया कि एथेना की जाति में ऐसी विशेषता थी, लेकिन इस खोज की कठिनाई बहुत अधिक थी। श्रेणियां शैतान का